अगर आपने इस सीरीज के पहले 5 या एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तभी इस एपिसोड का फुल मजा समझ आएगा। और अगर आप पहले के एपिसोड्स ऑलरेडी देख चुके हो, तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करो। लाइक एम कमेंट बॉक्स में पिन है। सुनुंग वो वर्ल्ड लीडर को पुकारता है जब वो मौत के कगार पर होता है। सुनुंग उसे बताता है कि तुम्हारी कोई भी कहानी हो, मुझे इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। जो पक्की बात है वो ये है कि तुम फेल हो गए। वर्ल्ड लीडर सुन से सहमत होता है कि हाँ, वो फेल हो गया। उसे लगा था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था, कि इस रातों रात के खेल के अंत से बचने का यही एक तरीका था। वो सुन वू का कोट पकड़ता है और कहता है कि यकीन रखना कि तुम अपने लोगों की, अपनी दुनिया की, सब कुछ की रक्षा करोगे। और यह भी यकीन रखना कि बदला लोगे उन बेशर्मों से जो ये सब कर रहे हैं। अपनी आखिरी सांस में वो ऊपर की ओर इशारा करते हुए सुनो को कहता है कि गार्डियंस के हॉल की छत चेक करो। इतना कहकर वर्ल्ड लीडर का अंत हो जाता है और सुनो डायमेंशनल प्रेडेटर वर्ल्ड लीडर को खत्म करके 1 बिलियन गोल्ड सिक्के हासिल करता है। सुनो सफलतापूर्वक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट ड्यूटी ऑफ ए गार्डियन 3 को क्लियर कर लेता है। अब वो एक इनाम चुन सकता है। वो परमानेंट डिविनिटी एडवांसमेंट ले सकता है या फिर क्लास चेंज टिकट ले सकता है। सुनुंगू लेवल 25 तक पहुंच जाता है। उसने एक शर्त पूरी कर ली है और अब वो कई डिविनिटीज रख सकता है। वो अब यमा डिविनिटी इस्तेमाल कर सकता है। इसी समय डेथ नाइट द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा रूलर की तलवार भी विकसित हो गई। रूलर की तलवार एक स्पेशल कंडीशन ड्रैगन स्लेयर तक पहुंच गई और उसे एक नया नाम मिल गया। इस नई जोड़ी गई तलवार के साथ सुन वू के पास अब 3 ड्रैगन स्लेयर्स हैं। इससे एक हिडन सिनर्जी अनलॉक हुई जिसका नाम है ड्रैगन एक्सपीडिशन। ये एक वेपन टाइप सिनर्जी है। इसमें पार्टी में 3 या ज़्यादा ड्रैगन स्लेयर इक्विप्ड होने चाहिए। ये ड्रैगन क्लास पर अटैक करते समय 200% अतिरिक्त डैमेज देती है। हर तरह के ब्रीथ रेजिस्टेंस को 200% बढ़ाती है। ये इफेक्ट सिर्फ तलवार के धारक तक सीमित है और ड्रैगन फियर रेजिस्टेंस को 200% बढ़ाती है। इन तलवारों के साथ उसकी ड्रैगन रिक्विशिंग तैयारियां मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच दूसरी तरफ बीजिंग के अंदर अचानक उनके पास मौजूद डेमन गेट सिकुड़ने लगता है। उनका बेस कमांडर चिंतित हो जाता है क्योंकि ये उनका स्ट्रैटेजिक वेपन था। उसका सबॉर्डिनेट उसे सूचित करता है कि उन्हें खबर मिली है कि जोन 2 सेक्टर 3 में डेमन की लेयर का दरवाजा भी बंद हो गया है और ऐसा लगता है कि बाकी भी जल्दी ही बंद हो जाएंगे। बेस कमांडर घबरा जाता है और अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देता है कि तुरंत एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड हेड यूनिक से संपर्क करो। लेकिन सबॉर्डिनेट जाने से पहले ही हेड यूनिक उसके ऑफिस में आ जाता है। हेड यूनिक जनरल शिन की जगह लेने वाला है और वो दूसरे नंबर पे है। उसका खुद यहाँ होना मतलब है कि बेस कमांडर अब मरा हुआ आदमी है। बेस कमांडर हेड यूनिक से पूछता है कि क्या सम्राट को इसके बारे में पता है। हेड यूनिक बताता है कि सम्राट को पता है क्योंकि उस दुनिया से उसका संपर्क टूट गया है। तो वो गहराई से सोच रहा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। पहली जगह, डेमन की लेयर का दरवाजा एक आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई वस्तु थी। वे अपने दुश्मनों को अपनी ताकत से ही हरा सकते हैं। कोरियन कॉन्क्वेस्ट भी इस संभावना के साथ प्लान किया गया था कि जनरल शिन हार सकता है। जनरल शिन का बलिदान कीमती था क्योंकि उन्हें दुश्मन सेना की पूरी क्षमता का पता चल गया। नेक्रोमैंसर की अमर सेना थोड़ी परेशान करने वाली है, लेकिन उनकी विशाल सेना की तुलना में इसकी संख्या मामूली ही है। भले ही इस बीच ये बड़े हों, तो भी गलती के दायरे में ही होगा। आखिरकार चूंकि उनके पास एक खास चीज है, उनकी जीत पक्की है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो सबको सूचित करता है कि टारगेट रीजन में एक पवित्र शक्ति भर रही है। आसमान में एक सूर्य जैसा गोला है। इसे व्हाइट लाइट होली ऑर्ब कहते हैं। ये एक विशाल वस्तु है जो होली एनर्जी पंप करके एक पूरे इलाके को होली फील्ड में बदल देती है। जब तक और पूरे शहर को पवित्रता से नहीं भरता, उन्हें बुराई की ताकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेस कमांडर इस रणनीति पर शक करता है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि नेक्रोमेंसर शुरू से ही ऑर्ब को नष्ट करने की कोशिश करेगा। हेड यूनिक यह सुनकर जोर से हंसता है। वो बेस कमांडर को बताता है कि उस होली ऑर्ब के चारों ओर एक शक्तिशाली बैरियर तैनात है। ये 1000 मैच के विशाल स्केल अटैक स्पेल का भी सामना कर सकता है। ये ऐसे स्पेल्स को भी रोक सकता है जो पूरे शहर को उड़ा सकते हैं। वो आगे कहता है कि असल में ये हमारे लिए बेहतर है अगर वो होली ऑर्ब को नष्ट करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करे, क्योंकि उसका अंत में अपनी ऊर्जा खो देना होगा और अपने शरीर पर लिपटे सारे लूट, सोना और यहाँ तक कि अपनी जान भी हमें दे देगा। इसी बीच दूसरी तरफ सुनवू और उसकी पार्टी को एक नोटिफिकेशन मिलता है जो बताता है कि डेमन की लेयर का दरवाज़ा 60 मिनट में बंद हो जाएगा। बाकी कोरियन प्लेयर्स अभी वर्ल्ड लीडर के दबाव से बस थोड़ा उभरे हैं। हानो कहता है कि ये एक भयानक अनुभव था, जैसे ग्रेट शीट में छेड़छाड़ करते हुए माँ के हाथों पकड़ा गया हो। सुनुंगू सोचता है कि एक असली ड्रैगन और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, इसलिए ड्रैगन फियर स्किल से बचने का रास्ता ढूंढना बेहद जरूरी है। स्पीयरमैन क्योंगू सुनु से पूछता है कि क्या उन्हें अभी वापस लौट जाना चाहिए। सुनुंगू वाइवर्न सम्मन करता है और स्पीयरमैन क्योंगू को बताता है कि अभी कुछ चीजें निपटानी बाकी है। पहले वे गार्डियन के हॉल तक जाएंगे।
हॉल पर पहुंचने के बाद उन्हें दिखता है कि कैप्सूल्स की लाइट्स बंद है। सुनवू कहता है कि वर्ल्ड ईटर की मौत के बाद उनकी मुख्य आपूर्ति बंद हो गई, इसलिए लाइट्स बंद हैं। हानो पूछता है कि क्या ये सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे, जबकि स्पीयरमैन क्योंगू कहता है कि इनकी मदद करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारी दुनिया की जानें चबाकर जीते और सांस लेते रहे। सिस्टम के हिसाब से दोनों दुनियाएं कभी एक साथ नहीं रह सकती। सुनु सोचता है कि एंडिंग के बाद भी हमें एक अलग ट्रायल दिया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ईटर भी सिस्टम द्वारा नियंत्रित एक प्याला था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुनिया अगली डेमन की लेयर बन सकती है। अचानक स्पीयरमैन क्योंगसू छत के पास एक गलियारा दिखता है। सुनो आदेश देता है कि स्पीयरमैन क्यों भागे, जबकि वो और हान हो उस जगह की जांच करेंगे। इतना कहकर हान हो और सुनुंग वो वाइवंस का इस्तेमाल करके तुरंत उस जगह की ओर बढ़ते हैं। हान हो कहता है कि इस गलियारे की दीवारों पर किसी तरह के जाल के निशान हैं। सुनो उसे बताता है कि ये उन घिनौने होठों के निशान हैं जो लपटें उगलते थे। जैसे ही वर्ल्ड ईटर मरा, वो चीज़ें भी खत्म हो गई। अचानक हान हो कुछ देखता है। गलियारे के अंत में कुछ है जो कीमती वस्तु जैसा दिखता है। ये एक मिथिकल रैंक आइटम है जिसका नाम एसेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्री है। इसकी कैटेगरी और इफेक्ट्स अज्ञात हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन बताती है कि इस एसेंस के अंदर एक असाधारण शक्ति समाई हुई है। सुनुंगू को याद आता है कि महान पर्वत श्रृंखला के राजा द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति एसेंस ऑफ द माउंटेन थी, और जो वर्ल्ड ईटर ढूंढ रहा था वो एसेंस ऑफ द वर्ल्ड थी। ड्रैकोनियन में एडवांस करने की मिथिकल क्वेस्ट यहीं हो रही है। ये शायद वर्ल्ड ट्री की ग्रोथ के लिए मददगार हो सकता है। इसी समय हानहो को पास में एक चेस्ट मिलता है। इसी बीच सुनुंग वू सोचता है कि हानहो की थीफ क्लास खजाने ढूंढने में काफी मददगार है। ये चेस्ट एक शक्तिशाली जादू से सुरक्षित है। सिर्फ चिन्हित प्राणी ही चेस्ट के पास जा सकते हैं। इसमें रैंक 1 से ऊपर का सील रिलीज इंकैंटेशन चाहिए। अल्टीमेट रैंक से ऊपर का रिलीज लॉक स्किल चाहिए। हानहो पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं खोल पाता और सुनगु सुझाव देता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। इतना कहकर दोनों एयरशिप की ओर दौड़ते हैं और स्पीयरमैन क्योंगू पूछता है कि क्या उन्हें अभी निकलना चाहिए। लेकिन सुनो को याद आता है कि जब वे वर्ल्ड ट्री में दाखिल हुए तो उसे किसी तरह की रोशनी दिखी थी। तो वो स्पीयरमैन क्योंगू से कहता है कि थोड़ा इंतजार करो। सुनो उस जगह की ओर जाता है जहां से वो रोशनी आ रही थी। वहां उसे वर्ल्ड ट्री की दीवार में फंसा एक तीर मिलता है और सुन वो सोचता है कि शायद इसी तीर ने वर्ल्ड ट्री में वो बड़ा छेद किया था। ये एक मिथिकल रैंक आइटम है जिसका नाम 1000 कैरी एरो है। इसकी डिस्क्रिप्शन बताती है कि आप एक विशाल शक्ति महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसे अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसे एक बेस सेट आइटम की ज़रूरत है। पता चलता है कि सुनुंग वू के पास पहले से ही उसका बेस आइटम है जिसका नाम गॉड किलर है। दोनों आइटम्स एक नए मिथिकल आइटम में बदल जाते हैं जिसका नाम 1000 कैरी बो है। साधारण आदमी कभी भी इसे नहीं खींच सकता। इसे चलाने के लिए 100 स्ट्रेंथ या उससे ज़्यादा चाहिए। जब धनुष की डोर खींची जाती है तो स्वचालित तरीके से एक तीर बन जाता है और फॉल ऑफ द सन स्किल स्ट्राइक पॉइंट पर सक्रिय होता है। फॉल ऑफ द सन स्ट्राइक पॉइंट के पास एक बड़े इलाके में विस्फोटक जादू की लपटें पैदा करता है जो उस इलाके को राख में बदल सकता है। इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसका कूल डाउन 10 दिन है। गॉड किलर स्किल तब सक्रिय होता है जब धनुष की डोर पर 1000 कैरी एरो रखकर फायर किया जाता है। यह हिट टारगेट के सारे डिफेंस इफेक्ट्स को अनदेखा करता है और एक भयानक तबाही पैदा करता है, और इसका कूल डाउन भी 10 दिन है। सुनुंगु सोचता है कि अगर वे इसे खींच सकें तो कोई भी चीज नष्ट नहीं है, लेकिन खींचना सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि डेमन की लेयर का दरवाजा 28 मिनट में बंद हो जाएगा। इसी समय एयरशिप वर्ल्ड ट्री से बाहर निकल जाती है। चूंकि फिलहाल सब स्थिर है, सुनुंगु अपने इनाम चुनना शुरू करता है। सबसे पहले वो परमानेंट डिविनिटी चुनता है जिसका नाम है यमा, द गॉड ऑफ डेथ। ये एक डेमिगॉड रैंक डिविनिटी है जिसका नाम यमा का अथॉरिटी है। ये एक पैसिव और एक्टिव दोनों स्किल है जिसमें 0 मैना खर्च होता है। यूजर यमा की डिविनिटी सिर्फ एक दिन में 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सभी स्टैट्स को 10 पॉइंट्स बढ़ाता है और प्लेयर एक्सक्लूसिव स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। सुनंगु सोचता है कि अगर वो इसे अपनी लिस्ट स्टेट्स के साथ जोड़ दे तो उसके सभी स्टैट्स 65 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इस रफ्तार से 1000 कैडी बो खींचने का दिन दूर नहीं है। सुनो अपने लेवल अप इनाम के लिए एक रैंडम स्किल चुनता है। इससे उसकी पॉइजन क्लाउड स्किल बेसिक से एक्सपर्ट हो जाती है। इसके साथ सुन वू ने डेमन की लेयर से सब कुछ हासिल कर लिया जो वो हासिल कर सकता था। उसके लेवल अप के लिए अगला स्पॉट चाइनीज सर होगा। इसी बीच दूसरी तरफ गेट के पार किसी तरह की पेड़ की बेल एक एयरशिप को खींच रही है। पता चलता है कि डेमन की लेयर का फर्स्ट जनरल कमांडर ही इस बेल का इस्तेमाल कर रहा है। उस जहाज को नष्ट करने के बाद जनरल जहाज नंबर 3 की ओर जाता है, लेकिन जियो यून वक्त पर उसके हमले को रोक लेती है। इसके बाद वो अपने साथियों के पास वापस लौटती है।
राजा सोचता है कि सीधे सामने से लड़ाई में जीतना मुश्किल है। जीसू युन राजा से पूछती है कि क्या वो माउंटेन की एसेंस के जरिए गिरी हुई एयरशिप में थोड़ी मैना सप्लाई करके बैरियर रिकवर कर सकते हैं। राजा कहता है कि बस एक पल के लिए बनाए रखना संभव है। जीसू युन आगे छलांग लगाते हुए कहती है कि राजा सही टाइमिंग मैच करके ऐसा करे। जीसू युन सोचती है कि कम से कम वो लकड़ी के चाबुक से आ रहे हमलों को बस मुश्किल से बचा सकती है। हालांकि बॉस मॉन्स्टर जब उसके करीब आती है तो एसिडिक लिक्विड उगलता है। जी सुयुन रिसरेक्टेड सैनिकों को आदेश देती है कि बैरियर से बचे रहो, जबकि वो एक ही बार में से काटने की कोशिश करेगी। जू यूनियन बॉस मॉन्स्टर पे कई तेज स्लैश स्किल्स की वर्षा करती है। बॉस मॉन्स्टर का सिर टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन जब जीजू युन उसकी कमजोर जगह पे आखिरी वार करने जाती है तो वो खुद को रीजनरेट करने की कोशिश करता है। हमले से बचने के लिए बॉस मॉन्स्टर खुद को नर की लपटों से ढकने की कोशिश करता है और जीव यून की ओर एक फ्लेम रे मारता है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर जीव यून पर हमला करने से पहले गेट से हड्डियों से बना एक हाथ निकलता है और बॉस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। जी सुयून साफ साफ बता सकती है कि यह बोन सैनिक किसका है और वो इस मौके का फायदा उठाती है। अपनी सारी ताकत एक ही वार में झोंकते हुए जी सुयून बॉस को दो टुकड़ों में काट देती है। जैसे ही जीव यून वापस लैंड होती है, जिन पूछता है कि क्या वो ठीक है। जीजू यून कहती है कि वो ठीक है। इसी समय गेट से एक हड्डियों का हाथ निकलता है और जिन सोचता है कि शायद ये नया बॉस मॉन्स्टर है, लेकिन ये सुन वू और उसके बॉस मिनियंस निकलते हैं। सुन वू को देखकर सब खुश हो जाते हैं और अब उन्हें पता चल गया कि उनकी एक्सपेडिशन सफल रही और इस बार सुन वू एक बोन ड्रैगन भी लेकर आया है। जिन जीसू यून से पूछता है कि यह आदमी आखिर करता क्या है और जीसू यून कहती है कि वो बस जीतता है, चाहे उसका सामना किसी से भी हो। यह आदमी किसी न किसी तरह विजेता बनकर बाहर आ ही जाता है। जैसे ही सुनगू और बाकी लोग गेट से बाहर निकलते हैं, वो सिकुड़कर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। सुनगू सोचता है कि डेमन लेयर रेड खत्म हो गई और अब फिर से युद्ध शुरू करने का वक्त आ गया है। इसी समय सुनंगू नोटिफिकेशन खोलता है जो बताता है कि कोरियन सर्वर को चाइनीज सर्वर नंबर 1 के खिलाफ काउंटर अटैक का अधिकार मिल गया है। अगर वो काउंटर अटैक चुनता है तो वो बैटलफील्ड सीधे सेलेक्ट कर सकता है। सर्वर मास्टर युद्ध का अंत घोषित कर सकता है और अगर वो ये विकल्प चुनता है तो युद्ध बिना किसी अतिरिक्त इनाम के खत्म हो जाएगा। सुनवो कहता है कि बस मार खाकर छोड़ देना मेरा तरीका नहीं है। जैसे ही वो युद्ध पर जाने का विकल्प चुनने की तैयारी करता है, एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जो सबको सूचित करता है कि कोरियन सर्वर ने चाइनीज सर्वर नंबर 1 पर युद्ध की घोषणा कर दी है। ये युद्ध ऑफिशियल चैनल 9 पर लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। सभी सहयोगियों को काउंटर अटैक बफ दिया जाता है। उनके सभी स्टैट्स 3 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाती है। पहल के साथ सुनुंग वो युद्ध का फॉर्मेट चुन सकता है जिसमें बैटलफील्ड या इवेंट शामिल है। युद्ध शुरू होने में बस 24 घंटे बाकी हैं। हानहो पूछता है कि उन्होंने इतनी जल्दी युद्ध क्यों छेड़ दिया। जीजुइन उसे बताती है कि हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थे। अगर और इंतजार करें तो समय हमारे खिलाफ काम करता है। सुनुंगू कोरियन सर्वर की एक रिपोर्टर ड्रोन को देखता है। सुनुंगू कहता है कि कोरियन सर्वर की ओर से मैं इस ब्रॉडकास्ट को देखने वाले सभी प्लेयर्स से बात करता हूं। एक अनजान सर्वर पर कुछ प्लेयर्स हैं। एक दूसरे से पूछता है कि ये कोरियन नेक्रोमांसर कौन है। दूसरा प्लेयर बताता है कि नेक्रोमांसर एक मशहूर आदमी है और उन्हें सुनना चाहिए कि वो क्या कहने वाला है। सुनुंगू कहता है, इस रहस्यमय गेम जैसी घटना के शुरू हुए जो हमारी दुनिया को बर्बादी की ओर धकेल रही है, काफी समय बीत चुका है। अब हमें अंत के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें कितना लगता है कि ये गेम चलेगा और इसका अंत किस रूप में होगा? क्या कोई वाकई इसके बारे में जानता है? पेरिस में एक प्लेयर कहता है कि हम एलियंस के बारे में कैसे जान सकते हैं कि वे क्या सोचते हैं, जबकि पो प्लेयर कहता है कि यह मानवता के भ्रष्टाचार के कारण दैवीय निर्णय है। सुनगू कहता है कि उसे सही जवाब पता है। उसने जो सीखा है वो ये है कि हमारी दुनिया सबसे बुरे से बुरे हालात की ओर जा रही है और मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि बदतरीन अंत से बचने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो करूंगा। वो एक पल रुकता है क्योंकि वो सोचता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस अंत को रोकना होगा। वो फिर अपना भाषण जारी रखता है और कहता है कि चाइनीज सर्वर के आक्रमणकारियों से निपटने के बाद बदतरीन अंत से बचने के लिए वो वर्ल्ड ट्री फैक्शन के आसपास एक ग्लोबल संगठन बनाएगा और एक वर्ल्ड गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च करेगा। अपने दिमाग में सुनवू सोचता है कि बुरे अंत से बचने के लिए उन्हें एक अनुपम संयुक्त शक्ति चाहिए। वो जारी रखता है और कहता है कि मैं सबको चेतावनी दे रहा हूँ, ये संगठन जो मैं बना रहा हूँ दुनिया की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्रॉडकास्ट को देखने वाले सभी प्लेयर्स एक समझदार चुनाव करेंगे। इसी समय वो सोचता है कि यह दुनिया भर के सभी प्लेयर्स के लिए एक युद्ध की घोषणा और एक परीक्षा है। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और हाइपरगेट्स कोरियन प्लेयर्स को उनके बेस पर वापस ले जाने के लिए तैयार हैं ताकि वे आराम कर सकें और आने वाले युद्ध की तैयारी कर सकें। लीवी सुन वू की तारीफ करती है और कहती है कि डेमन की लेयर में उसका प्रदर्शन अद्भुत था और वो अपनी बेकारित के कारण खुद को साइड कैरेक्टर महसूस कर रही थी।
वो अपना जोश ढूंढने सुन वू के पास आई थी, लेकिन अब वो बिना किसी शर्त के उसकी मदद करेगी। हानो कहता है कि मेरे साथ लड़ने के लिए काफ़ी कुशल कोई भी स्वागत है। सुनुंग वू सोचता है कि हान हो उसकी ताकत के संपत्तियों में से एक बन सकता था, अगर उसने सिर्फ बड़बड़ाने के बजाय अपने स्किल्स पर ध्यान दिया होता। लीवी सुनुंगू को बताती है कि चाइनीज सर्वर नंबर 2 पर अभी भी लोग हैं जो उसका अनुसरण करते हैं, और जब युद्ध छिड़े वे मदद कर आएंगे। रेड लायन सुनुंगू को बताता है कि बीस्ट अलायंस अपने पापों की भरपाई के लिए उसकी मदद करता रहेगा। वे उसके साथ लड़ेंगे और जो कुछ भी उनके पास है वो झोंक देंगे। जब जी सु युन जाने वाली होती है, जिम उसे बताता है कि उसका परिवार सेफ जोन के अंदर जिंदा है और अगर वो वापस नहीं आना चाहती। जीसु युन कहती है कि मैं अभी वापस जाने के बारे में नहीं सोच रही जब तक कि वो इस युद्ध के अंत को देख नहीं लेती। जिम ने कहता है कि तुम एक ऐसी हो जिसकी आने वाले युद्ध में हमें निश्चित रूप से ज़रूरत है, और वो उसे लड़ाई से बचने के लिए नहीं कह सकता। वो आगे कहता है कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे क्योंकि तुम उनकी हीरो हो। वो आगे सलाह देता है कि मरना मत और वापस आकर अपने भाई बहनों को दिखाना कि तुम कितनी मजबूत बन गई हो। स्पीयरमैन क्योंगू सबको सूचित करता है कि हाइपर गेट्स पूरी तरह खुल गए हैं और वे रवाना हो सकते हैं। इतना कहकर सब आराम करने और आने वाली लड़ाई के लिए अपनी ताकत वापस हासिल करने अपने अपने बेस पर लौट जाते हैं। वापस लौटने के बाद स्पीयरमैन क्योंगू सनुंगू को बताता है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स से एक मैसेज मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स के 3 सर्वर कनाडा और अलास्का के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के लिए सहमत हो गए हैं, और इन सभी सर्वर्स ने वर्ल्ड ट्री फैक्शन की जीत के लिए समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि कुछ बुरी खबर भी है, मैक्सिकन सर्वर्स कार्टेल उन पर हमला कर रहा है और उनके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। जोनाथन के अनुसार हो सकता है कि वे ड्रैगन के अधीन आ गए हों। हानो कहता है कि शायद वे जो आइलैंड के सेट की तरह हैं जो उस मॉन्स्टर की पूजा करते थे। स्पीयरमैन क्योंगू आगे उन्हें बताता है कि अभी ड्रैगन ने साउथ अमेरिका को तबाह कर दिया है और हाइबरनेशन में चला गया है, और उनके लिए एक रीजनल क्वेस्ट जारी की गई है जो उसके उपासक बनना चाहते हैं। सुनु कहता है कि प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने वाले बुद्धिमान मॉन्स्टर कोई अनोखी बात नहीं है, इसीलिए हमें एक मजबूत संयुक्त संगठन की जरूरत है। सुनुक सोचता है कि जो हमारी दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाएगा वो कोई सिस्टम नहीं बल्कि हम खुद प्लेयर्स होंगे। वर्ल्ड ईटर की दुनिया भी गार्डियंस और फॉलन के बीच युद्ध से गिर गई। वैम्पायर लॉर्ड, डॉक्टर यू द एम्परर और इत्यादि। रास्ते में उन जैसे और भी प्लेयर्स मिलेंगे। अचानक मुंह गुर्राने की आवाज़ निकालता है और हानहो पूछता है कि क्या उसे चूक लगी है। अचानक वो सुनुंगू की इन्वेंट्री से कुछ खाने लगता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग ने पूरी तरह एक मिथिकल ऑब्जेक्ट को अब्जॉर्ब कर लिया है। ब्लैक ड्रैगन ने आपसे एक इनहेरिटेड स्किल का इस्तेमाल करके एक नया स्किल बनाया है। ये एक एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप का स्पेशल स्किल है जिसका नाम है वर्ल्ड आई। यूजर को एक आंख मिलती है जो दुनिया को देखती है। प्राप्त जानकारी से यूजर एक्सप्लोरेशन के दौरान आने वाली किसी भी बाधा को आसानी से हल कर सकता है। इसमें एक सब स्किल है जिसका नाम मेस्ट्री मैप है। ये 20 किलोमीटर के सेट एरिया की टेरेन और स्ट्रक्चर्स को रियल टाइम में डिस्प्ले करता है और एक छोटे मैप पर आपकी पोजीशन दिखाता है जो 20 मिनट बाद गायब हो जाता है, और इसका कूल डाउन 1 घंटा है। एक और सब स्किल है जिसका नाम मेज नलिफिकेशन है। यह 300 मीटर के दायरे में छिपी हुई जगहों का पता लगाता है और एब्सोल्यूट ग्रेड जाल और सील को आसानी से नष्ट कर सकता है। इसका कूल डाउन 30 मिनट है। सुनुंगू सिस्टम पर बहुत गुस्सा है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सारे आइटम्स मेरे हैं क्योंकि मैंने इन्हें वर्ल्ड ईटर से इनहेरिट किया है। सुनु लगातार चिल्ला रहा है कि अगर इनका कोई क्लेम करने वाला नहीं होगा तो ये सारे आइटम्स यहाँ अनंत काल तक बर्बाद हो जाएंगे। तभी एक सिस्टम नोटिस पॉपअप होता है जिसमें सुंगवू को इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर ओरिजिनल ओनर लंबे समय तक गायब रहे और फोर्स्ड अनलॉक की ज़रूरत हो तो प्लेयर 2 में से किसी एक मेथड का यूज कर सकता है। पहला, वो हस्ट की मास्टर की यूज कर सकता है। दूसरा, ग्रेव रॉबर ट्रायल अनजान है और इसे हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। सुनु सोचता है कि पहला ऑप्शन तो हाथ से गया, अब सिर्फ दूसरे ऑप्शन पर जाना ही बाकी है। जैसे ही सुनु ग्रेव रॉबर ट्रायल एक्सेप्ट करता है, पूरा रूम तेज रोशनी से जगमगा उठता है। फॉर्ज गार्डियन यानी गोल्ड गार्ड अपनी एंट्री लेता है। सुनु कहता है कि ये गार्डियन देखने में हानो का अल्टीमेट वर्जन लगता है और उसे खुशी है कि ट्रायल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सुमंगू अपने अनडेड मिनियम समन करने की कोशिश करता है, लेकिन एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें बताया जाता है कि इस स्पेस पर एक स्पेशल पावर का वर्चस्व है। समन अनडेड स्किल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि ये स्पेस एक स्पेसिफिक डिविनिटी के अधीन है, मतलब ये गॉड डोमेन है, यहाँ तुम दूसरी डिविनिटीज का यूज नहीं कर सकते। गोल्ड गार्ड संगवू पर कुचलने की कोशिश करता है लेकिन वो समय पर डॉज कर लेता है। अब सुंगवू के पास रॉ फोर्स के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा गोल्ड गार्ड को हराने का। सुंगवू अपनी ग्रिम रीपर साइट समन करता है और गोल्ड गार्ड पर वार करने की तैयारी करता है। वो गोल्ड गार्ड के हाथ का आधा हिस्सा काट देता है।
इससे उसे उम्मीद मिलती है कि वो अकेले भी इसे हरा सकता है। गोल्ड गार्ड अपने टूटे हुए उंगलियां पकड़ता है, फिर उन्हें सुंग वू की तरफ फेंकता है जो पीछे से लगती हैं। इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, इतना कि सुंग वू को दीवार की तरफ उछाल देता है। गोल्ड गार्ड अपनी टूटी उंगलियां आसानी से रिजनरेट कर लेता है। अचानक सुंग वू को एहसास होता है कि गोल्ड गार्ड के पीछे वाले कमरे से एक और भी तेज रोशनी निकल रही है। ये रोशनी कुछ जानी पहचानी लगती है, जैसे ये उसे अपनी ओर खींच रही हो। सुनुंगू तुरंत गोल्ड गार्ड को नजरअंदाज करते हुए उस रोशनी की तरफ दौड़ता है। जैसे ही सुनु दरवाजे के पास पहुंचता है, वो खुल जाता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें बताया जाता है कि दरवाजे की सील एनग्रेव्ड एंटिटी द्वारा रिलीज कर दी गई है। उस कमरे में ढेर सारे वेपन्स हैं और सुनु ग्रिम रीपर साइड से बेहतर रॉ स्ट्रेंथ वाली कोई चीज ढूंढता है। आखिर में उसे हड्डियों से बना एक स्पीयर मिलता है। इसे कहते हैं रेड ड्रैगन स्पीयर +3। ये एक प्लेयर क्राफ्टेड अननोन ग्रेड वेपन है। ये स्ट्रेंथ को 1, एजिलिटी को 5, कॉन्स्टिट्यूशन को 2, मैक्स माना को 300 पॉइंट्स बढ़ाता है। मैजिक रेजिस्टेंस और फायर इम्यूनिटी 20%, फियर रेजिस्टेंस 10% और पेनिट्रेशन 1000% करता है। फेंकने पर ड्रैगन हंट इफेक्ट एक्टिवेट होता है जो टारगेट की मूवमेंट स्पीड को 30% कम कर देता है। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि ये एक शक्तिशाली वेपन है जो ड्रैगन की हड्डियों को पीस कर बनाया गया है। इसमें हेस्टिया की अथॉरिटी है जो इसे इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी देती है। साथ ही एक ग्रैंड मेज की स्पेशल एनहांसमेंट इसकी सतह पर उत्कीर्ण है। इसमें एक अनआइडेंटिफाइड साइड स्किल है। ये एक्टिवेट होता है जब 3 या ज़्यादा रेड ड्रैगन बोन आइटम्स पहने हो। संग वू को अब अच्छे से समझ आ गया कि ये वर्ल्ड ईटर का पर्सनल वॉल्ट होना चाहिए, इसलिए वो इसे इतनी आसानी से खोल पाया। वर्ल्ड ईटर वही था जिसने ड्रैगन को मारा था और उसके पास सीएफ फ्रीड नाम की डिविनिटी थी। अगर वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में होता तो मरने के बाद भी उसे कोई नहीं हरा सकता था। कमरे के ठीक बाहर गोल्ड गार्ड सुनुंगू के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। सुनुंगू इस मौके का फायदा उठाता है और गोल्ड बॉय के सिर को निशाना बनाता है। वो आसानी से स्पेयर से उसके सिर में छेद कर देता है और गोल्ड गार्ड को हराने पर एक गोल्ड कॉइन कमाता है। उसकी मौत के बाद सीक्रेट वॉल्ट नंबर 13 फोर्सबली अनलॉक हो जाता है। संग वू को अब इस ट्रायल का अंदाजा हो गया है। वो हर 24 घंटे में एक वॉल्ट फोर्सबली खोल सकता है ये ट्रायल पूरा करके। उस वॉल्ट में संग वू को वर्ल्ड ईटर ड्रैगन सेट मिलता है। ये कंप्लीट सेट सुंग वू के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट रखता है। इस सेट को कहते हैं रेड ड्रैगन आर्मर +2। ये एक प्लेयर क्राफ्टेड अननोन ग्रेड वेपन है। ये एजिलिटी को 3 और कॉन्स्टिट्यूशन को 6 पॉइंट्स बढ़ाता है। फिजिकल डिफेंस 300%, मैजिक रेजिस्टेंस 200%, फायर इम्यूनिटी 30%, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस 70% और फियर रेजिस्टेंस 10% करता है। इक्विप करने पर लोअर लेवल एनिमीज को इंटिमिडेट करता है। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि ये आर्मर ड्रैगन स्केल्स और वेरियस मैजिकल मेटल से बना है। इसमें हेस्ता की अथॉरिटी है और एक्सेलेंट ड्यूरेबिलिटी है। एक ग्रैंड मेज की स्पेशल एनहांसमेंट इसकी सतह पर उत्कीर्ण है। इसमें एक अनआइडेंटिफाइड सेट इफेक्ट है जो 3 या ज़्यादा रेड ड्रैगन आइटम्स पहनने पर एक्टिवेट होता है। उसी वॉल्ट में सुंग वू को एक और रेड ड्रैगन आइटम मिलता है। इसे कहते हैं रेड ड्रैगन ब्रेसलेट और ये फिजिकल और मेंटल रेजिस्टेंसेस को थोड़ा बढ़ाता है। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि ये एक मैजिकल एक्सेसरी है जो ग्राउंड ड्रैगन टीथ से बना है। इसमें फेस्ट की अथॉरिटी है और ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। इस आइटम के साथ सुंग वू ने ड्रैगन लॉर्ड रेड आइटम सेट पूरा कर लिया। ड्रैगन लॉर्ड एक स्पेशल टाइप एक्टिव स्किल है। इसके लिए 3 या ज़्यादा रेड ड्रैगन आइटम्स चाहिए। स्किल इक्विप्ड सेट आइटम्स के हिसाब से बदलता है। सब स्किल्स में से एक कहलाता है ब्रेथ फील्ड। ये रेड ड्रैगन स्पीयर से एक्टिवेट होता है। ये स्पीयर के लैंड होने के 100 मीटर एरिया को लावा जोन में बदल देता है। दूसरा है बॉइलिंग आर्मर। ये रेड ड्रैगन आर्मर से एक्टिवेट होता है। ये यूजर को एक पावरफुल फ्लेम वॉर्टेक्स से घेर देता है। तीसरा है ड्रैगन ट्रूप समन। ये रेड ड्रैगन ब्रेसलेट से एक्टिवेट होता है। ये 10 ड्रैगन फैंग वॉरियर समन और कंट्रोल करता है। सुनुंगू की हाई लक ने अब बड़ा कमाल दिखा दिया और अब लगता है कि वो चाइनीज सर्वर को उम्मीद से ज़्यादा आसानी से गिरा सकता है। ये कहने के बाद सुनुंग हेफेस्टस फोर्ट से बाहर निकलता है और ढेर सारे आइटम्स अपने साथ लाता है। हानो सुंग वू से रियल ओवरपावर्ड आइटम्स मांगता है। सुंग वू को हानो को अकेली शील्ड देता है और जिजू युन को तारिया शूज ऑफ हर्मेज देता है। तारिया शूज ऑफ हर्मेज एक मिथिक रैंक फुटवेयर है। ये एजिलिटी को 10 और वाइटैलिटी को 2 पॉइंट्स बढ़ाता है। मूवमेंट स्पीड 200%, फ्लाइट स्पीड 300% बूस्ट करता है और टेम्पररी गैशियस स्टेट में जा सकता है। इसका कूल डाउन 10 मिनट्स है। अकेली शील्ड एक मिथिक रैंक शील्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को 10 पॉइंट्स, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस को 100% बढ़ाता है। कर्स इम्यूनिटी और स्टेटस इफेक्ट इम्यूनिटी 50% करता है। शील्ड में माना इन्फ्यूज करने पर एक होली बैरियर डिप्लॉय होता है। इसके अलावा बैरियर के अंदर मौजूद कोई भी सभी स्टेटस इफेक्ट से इम्यून हो जाता है। हान हो और जिजू युन दोनों इन शानदार गिफ्ट से बहुत खुश हैं।
जबकि सुनो हानो को बताता है कि उसे ये आइटम्स एक गोल्ड गार्ड का सिर चीरने के बाद मिले जो हानो जैसा दिखता था। इसी समय स्पीयरमैन क्योंगू कमरे में दाखिल होता है और सुंग वू को बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सर्वर रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है और हाइपरगेट जल्द ही खुलने वाला है। कुछ मिनट बाद ढेर सारे हाइपरगेट्स खुलते हैं और एयरशिप्स का एक विशाल बेड़ा उनमें से निकलता है। ये एयरशिप्स एक सिनर्जी बनाते हैं जिसे कहते हैं इनविंसिबल फ्लीट, और ये एक व्हीकल टाइप सिनर्जी है। इसके लिए 30 या ज़्यादा लार्ज एयरशिप्स चाहिए। फ्लीट फ्लाइट स्किल 30%, एयरशिप एक्सेलरेशन 10%, शील्ड स्ट्रेंथ 30% बढ़ाता है। फ्लैगशिप एक जंप गेट खोल सकता है जो 100 किलोमीटर का ट्रैवल करता है और इसका कूल डाउन 24 आवर्स है। कोरियन प्लेयर्स इतने सारे एयरशिप्स एक जगह देखकर हैरान हैं, जबकि लेफ्टिनेंट किम कहता है कि शायद उन्हें बेस में कुछ एयरशिप्स बचाकर रखने चाहिए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। मास्टर हर्स्ट और जोनाथन केज फ्लैगशिप से बाहर आते हैं और हर्स्ट कहता है, सुंगवू, तुमने तब हमारा सारा सामान ले लिया था और अगर उसकी वजह से उसकी लाइफ बेहतर हो गई। सुनुंगू कहता है कि उसने हर्स्ट को उन आइटम्स की डबल कीमत से ज़्यादा दिया। मास्टर हर्स्ट गर्व से कहता है कि उसी ने ये सिनर्जी पॉसिबल बनाया और सुनुंगू को उसकी रेडियंट प्रेजेंस के सामने घुटने टेकने चाहिए। सुनुंगू कहता है कि घुटने टेकने की ज़रूरत हर्स्ट को है, उसे नहीं। सुनुंगू मास्टर हर्स्ट से पूछता है कि क्या उसे हेफेस्टस अथॉरिटी के बारे में पता है। मास्टर हर्स्ट घुटनों पर झुक जाता है और सुनु उसे फॉलो करने को कहता है अगर वो देखना चाहता है। सुनुंगू मास्टर हर्स्ट को हेफेस्टस डोमेन में ले जाता है। मास्टर हर्स्ट हेफेस्टस फोर्ज देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। पता चलता है कि हेफेस्टस फोर्ज संग वू और मास्टर हर्स्ट दोनों को अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शायद ये उसकी क्लास ट्रेट्स की वजह से है कि वो आइटम छूने पर दूसरे प्लेयर्स से अलग ऑप्शंस देखता है। मास्टर हर्स्ट कहता है कि ये फॉर्ज लेजिटिमेट अपग्रेड है, पुराने सॉफ्टवेयर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जाने से भी ज़्यादा शॉकिंग है। ये लेजेंडरी ग्रेड गियर क्राफ्ट करने की परमिशन देता है, स्पेशल इफेक्ट्स ग्रांट करता है, हंट मटेरियल्स क्राफ्ट कर सकता है और प्रोडक्शन रेट्स तक बूस्ट कर सकता है। मास्टर हर्स्ट कहता है कि कुछ एयरशिप्स छोड़ना इस रिवॉर्ड के लिए वर्थ है और अगर इसे रिसर्च कर लिया तो शायद अपनी डिविनिटी पूरी कर सकता है। सुंगवू उससे पूछता है कि वो कौन सी डिविनिटी क्वेस्ट पर है। मास्टर हर्स्ट कहता है कि खुद भी श्योर नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्राफ्टिंग गॉड्स हैं। शायद उसकी डिविनिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो क्या बनाता है। मास्टर हर्स्ट अपनी टीम के साथ इस जगह को स्टडी करने की रिक्वेस्ट करता है और सुंगवू मान जाता है। सुंगवू एक कंडीशन रखता है कि यहाँ जो भी बनेगा उस पर उसका हक होगा और मास्टर हर्स्ट मान जाता है। ये कहने के बाद सुनुंगू वर्ल्ड ट्री पर जाता है ताकि उसकी एवोल्यूशन चेक कर सके। वर्ल्ड ट्री मैच्योरिटी स्टेज 2 पर है और 11% ग्रो हो चुका है। सुनुंगू वर्ल्ड ट्री एसेंस निकालता है क्योंकि उसे पता है कि इसका वर्ल्ड ट्री पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एसेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्री एक मिथिक रैंक आइटम है जिसके इफेक्ट्स अननोन है। इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि इसमें वंडरस पावर है। सुनुंगू कहता है कि एक बार जब वर्ल्ड ट्री अपनी मैच्योरिटी स्टेज क्रॉस कर जाएगा तो इनक्रेडिबल इफेक्ट्स आएगा। वर्ल्ड ट्री फैक्शन एक पॉइंट पर पहुंच गया है जहां लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर्सनल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मैटर करते हैं। ये कहने के बाद सुंगवू वर्ल्ड ट्री एसेंस को वर्ल्ड ट्री में इंसर्ट करता है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि वो एक आइटम यूज़ कर रहा है जो वर्ल्ड ट्री मैच्योरिटी स्टेज नंबर 2 के लिए नरिशमेंट का काम करता है। वर्ल्ड ट्री तेज़ी से वर्ल्ड ट्री एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में पूरा एरिया तेज़ रोशनी से जगमगा उठता है और एक नोटिफिकेशन सभी को इन्फॉर्म करता है कि वर्ल्ड ट्री मैच्योरिटी स्टेज 3 पर पहुंच गया है। अब वर्ल्ड ट्री से लिंक करने पर सुंग वू की कॉन्स्टिट्यूशन 1 पॉइंट बढ़ेगी। वर्ल्ड ट्री अब मैच्योरिटी स्टेज 3 पर है और इसकी ग्रोथ रेट 55% है। सुनो सोचता है कि वर्ल्ड ट्री ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया और अगला स्टेज शायद इसकी फाइनल फॉर्म होगी। कुछ घंटों में लिबरेशन गिल्ड हेलीकॉप्टर से वर्ल्ड ट्री फैक्शन पर पहुंचता है। वो आसमान में इतने सारे एयरशिप्स देखकर हैरान हैं जबकि अभी भी अपने हेलीकॉप्टर्स चला रहे हैं। प्रोसिक्यूटर नोटिस करता है कि वर्ल्ड ट्री मैसिव हो गया है। सुनुंगू लिबरेशन गिल्ड का स्वागत करता है और मिनियामोंग उससे पूछता है कि उसने इतने कम समय में वर्ल्ड ट्री कैसे ग्रो किया। सुंगू कहता है कि उसे बस लक मिली एक मैसिव ट्रबल से डील करने के बाद। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि क्या दूसरे आ गए हैं और सुंगू हाँ में जवाब देता है। हंटर कंपनी सबसे पहले पहुंची थी और वो इस वॉर के लिए सबसे ज़्यादा इंथुजियास्टिक है। हैंग गिल्ड और बीस्ट मैन उनके बाद आए। सुनुंगू सबको बताता है कि दुनिया को रुइन की तरफ खींचने वाली कैटास्ट्रोफी से लड़ने के लिए अब हमारे पास एक चीज़ है और वो है एक सेंट्रल फोर्स का जन्म। वॉर रूम में पहुंचने के बाद सुंगू सबका आभार व्यक्त करता है पिछली ग्रेट वॉर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब ऑल आउट वॉर या इवेंट टाइप बैटल में से चुनने के लिए सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं, लेकिन पहले लीवी एम्परर की एक्सपेक्टेड फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। लीवी शुरू करती है कि पिछली बार वो एम्परर की फोर्सेस का ठीक से सामना भी नहीं कर पाई थी। उसके जनरल्स काफ़ी पावरफुल हैं
और उसके पास टेराकोटा सोल्जर्स की एक ओवरवेलमिंग संख्या है। अगर कंपेयर करना हो तो वो नेक्रोमांसर्स आर्मी जैसे हैं। वो रेजरेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो डॉल्स बिना किसी लिमिट के प्रोड्यूस होती जा रही हैं, संभवतः अभी भी बनाए जा रहे हैं और इसी वक्त बीजिंग के नीचे पाइल होते जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर कहता है कि अटैक को डिले करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फोर्सेस बढ़ाने का वक्त मिलता है। और रेड लायन पूछता है कि क्या हम बीजिंग को बैटलफील्ड नहीं चुनेंगे। सुनो सोचता है कि जिससे हमें सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है वो एम्परर है, क्योंकि पॉपेटियर उसके लिए एक बुरा मैच है। वो उनकी कॉप्स से अनडेड मिनियन नहीं बना सकता, न ही बोन वेपन क्राफ्टिंग या कॉप्स एक्सप्लोजन उन पर यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स नहीं है। सुंग वू को कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकता है, लेकिन बस अगर सब कुछ गड़बड़ा जाए और सबसे बुरा हो जाए तो भी उसे जीवन में एक और मौका मिल सकता है। सोनू के पास रिजरेक्शन स्क्रोल नाम का एक स्पेशल कंज्यूमेबल आइटम है। ये प्लेयर की मौत पर डेजिग्नेटेड लोकेशन पर रिवाइव करता है, लेकिन उससे पहले किसी भी कीमत पर जीतना होगा, क्योंकि उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की जान बचानी है। जैसे ही चीज़ें खतरनाक होती हैं, अचानक एक वर्ल्ड मैसेज पॉपअप होता है। उसमें लिखा है, कंग्रेचुलेशंस अमंग द वर्ल्ड प्लेयर्स, द रूलर ऑफ द हेल डायमेंशन, द डीमन किंग हैज़ बीन बॉर्न। The Demon King's fortress has been established in the world. Its location is in Amazon River Basin, Brazil server. सब ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं, जबकि सुनो सोचता है कि ये हांगकांग ही होगा। जॉनथन वो से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पता नहीं डीमन किंग क्या है, लेकिन अमेज़न रिवर में वो जगह एग्जैक्टली वही है जहाँ ड्रैगन है। सनवू को आइडिया नहीं है कि हांगकांग सॉक क्या कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी काफ़ी उथल पुथल में है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट आई है। यूनाइटेड स्टेट्स फ्लीट यहाँ आ पाई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्रैगन डॉर्मेंट स्टेट में था। वर्स्ट केस सिनारियो में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स वापस रिट्रीट करना पड़ सकता है, लेकिन ड्रैगन को कंटेन करना भी ज़रूरी है, इसलिए सुनुंग उन्हें रोक नहीं सकता। स्पीयरमैन क्योंगू 10 MINUTE ब्रेक अनाउंस करता है, ताकि सब सिचुएशन को ठीक से असेस कर सकें और मीटिंग रेज्यूम कर सकें। सुनुंगू सोचता है कि डीमन किंग, हेल डायमेंशन, एंजल्स और डीमंस अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड पजल्स हैं। अगर डीमंस की लेयर एक डिस्ट्रॉयड पैरेलल वर्ल्ड से है, तो बाकी क्या है? और हांगकांग का रियल गोल क्या है? उसने कहा था कि एंजल्स और डीमंस के रूल से फ्री इंडिपेंडेंट पावर गेन करना है, लेकिन क्या ये सच में सच था? नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या वो हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा या इसकी डिस्ट्रक्शन को और बढ़ाएगा। 10 MINUTE ब्रेक के बाद जॉनथन केज सबको इन्फॉर्म करता है कि साउथ अमेरिका में डिप्लॉयड उनके एजेंट ने कुछ इंटेल भेजी है। उस एरिया में एक नया क्वेस्ट आया है और ये कैलेमिटी लेवल क्वेस्ट है। उसका नाम है द टू किंग्स ऑफ द डीमन किंग्स कैसल। ये वॉर और सबमिशन टाइप क्वेस्ट है, अननोन ऑब्जेक्टिव और रिवॉर्ड के साथ। जो ड्रैगन साउथ अमेरिका में डिजास्टर फैलाकर आया था, वो अपने नेस्ट पर लौटा और डॉर्मेंट हो गया। फिर उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिला, वो था डीमन किंग। डीमन किंग और ड्रैगन ने अलायंस बनाई और ड्रैगन्स लेयर के ऊपर डीमन किंग्स कैसल बनाया। वो जगह हेल डायमेंशन का गेटवे बन गई, जिससे अनगिनत हेल क्रीचर्स निकल गए। उसके बाद दोनों किंग्स ने दुनिया जीतने की एक विकेट प्लान बनाई और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका को अपना पहला टारगेट चुना। 14 DAY वॉर प्रिपरेशन पीरियड दिया जाएगा। अगर उससे पहले नॉर्थ अमेरिका से बाहर नहीं निकले तो टारगेट मार्क किया जाएगा और वॉर या सबमिशन में से चुनना होगा। अमेरिकन जोर से चिल्लाते हैं कि एक ड्रैगन का कार्टेल से गंदे काम करवाना काफ़ी नहीं था, और अब डीमन किंग भी आ गया। सुनुंग अब श्योर हो गया है कि डीमन किंग उनका एनिमी है। जब सही वक्त आएगा वो हांगकांग को खुद डील करेगा। सुनुंगू अनाउंस करता है कि कुछ नहीं बदलता, हम चाइनीज सर्वर आर्मी को हराने के बाद अमेज़न के ड्रैगन का सामना करेंगे। स्पीयरमैन क्योंगू कहता है कि डिफिकल्टी तो बहुत बढ़ गई है। सुनुंगू कहता है कि अगर अभी फ्लीट भेज भी दें तो वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे रोका जा सके। इवैक्यूएशन प्लान बनाओ और गेट्स ओपन रखो। हमें ये वॉर जीतनी होगी और ग्रेटर पावर गेन करनी होगी, और उसी पावर को हम अमेज़न के डिजास्टर का जवाब देने के लिए यूज़ करेंगे। ये कहने के बाद सुंगू ने स्पीयर, शील्ड एंड एरो नाम का इवेंट चूज किया। रूल नंबर 1, हर साइड अपनी फोर्सेस को 3 यूनिट्स में डिवाइड करेगी सिंगल बैटलफील्ड पर लड़ने के लिए। स्पीयर यूनिट टोटल ट्रूप्स का 70% तक बैटलफील्ड पर फ्रीली मूव कर सकता है और उन्हें 30% अटैक बोनस मिलेगा। शील्ड यूनिट टोटल ट्रूप्स का 70% तक बैटल शुरू होने के बाद 10 मिनट्स के लिए फिक्स्ड पोजीशन पर इमोबाइल रहेगा और उन्हें 10% डिफेंस बोनस मिलेगा। एरो यूनिट टोटल ट्रूप्स का 10% से कम फ्रीली मूव कर सकता है। वो हर 5 मिनट्स में एलाइज के पास टेलीपोर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2, जब कोई यूनिट 70% से ज़्यादा डैमेज लेता है तो वो कॉम्बैट इनकैपेसिटेटेड हो जाता है और एनिमी को विक्ट्री बफ मिलता है।
काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वैल्करी टीम एरो होगी, क्रूसेडर शील्ड होंगे, जबकि नेक्रोमांसर स्पेयर होगा। व्हाइट राइडर कहता है कि अगर रूल्स का स्मार्ट यूज करके लड़ें तो मिनिमल लॉसेस के साथ जीत सकते हैं। हनो के पिता सुनु से बैटलफील्ड की लोकेशन पूछते हैं। सुनुम्बु कहता है कि बैटलफील्ड यहीं सुआन में होगा। प्रोसिक्यूटर जोर से चिल्लाता है कि ये वॉर पूरे एरिया को डेवस्टेट करने के लिए काफ़ी बड़ी होगी और तुम हमें हमारे मेन बेस में लड़ने को कह रहे हो। यहाँ उन्हें जो डैमेज होगा वो सीवियर होगा। सुनुम्बु कहता है कि अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जियो युन और मैं दोनों एनिमी से नहीं हारेंगे। एनिमी संभवतः हमारी शील्ड यूनिट को टारगेट करेगा, जिसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी शील्ड्स नहीं टूटेंगी? प्रोसिक्यूटर कहता है कि वो गारंटी नहीं दे सकता और मिनिमांग पूछता है कि क्या इसीलिए हम अपने बेस पर लड़ रहे हैं। जोनाथन बताता है कि पिछली वॉर में वॉल्स और बैरियर टूट गई थी। वर्ल्ड ट्री भले ग्रो हो गया है, लेकिन क्या शील्ड को स्ट्रेंथन करने का कोई तरीका है? सोंग वू ब्लैकस्मिथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमारे पास लोग हैं जो तरीका निकाल सकते हैं। संग वो अपनी इन्वेंट्री से मिथिक रैंक एजिस शील्ड निकालता है और हानो से एक्यूलेस शील्ड वापस ले लेता है। फिर वो इसे मास्टर हर्स्ट को दे देता है और हानो कंप्लेन करता है कि कैसे दे सकते हो और कुछ घंटों बाद वापस ले सकते हो। मास्टर हर्स्ट संग वू से पूछता है कि वो इन शील्ड से क्या बनवाना चाहता है। मास्टर हर्स्ट एक 5 स्टार ब्लैकस्मिथ है, जबकि गोंडोर एक 4 स्टार आर्किटेक्ट है। संग वू उनसे कहता है कि एक वॉल बिल्ड करो, जरूरी नहीं कि स्पेसिफिकली वॉल ही हो, बस कुछ ऐसा जो एब्सोल्युटली ना गिरे, एक मैसिव सीज डिफेंस वेपन जो हमें विक्ट्री दिला सके। मास्टर हर्ष जोर से चिल्लाता है कि हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स बचे हैं और क्या उसे लगता है कि ये पॉसिबल भी है? संग वू और भी वरी कराते हुए कहता है कि सबकी लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद 12 आवर्स बीत जाते हैं और एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्लेयर्स को इन्फॉर्म करता है कि बैटलफील्ड डिप्लॉयमेंट फिक्स्ड पोजीशंस 12 आवर्स में शुरू होंगे। डिप्लॉयड यूनिट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। स्पीयरमैन क्योंग सू सुनुम्बू को इन्फॉर्म करता है कि एक प्रॉब्लम है, बैरियर और वॉल के बीच 2 किलोमीटर गैप है। डिफेंस तभी मैक्सिमाइज होगा जब वॉल और बैरियर अलाइन हो। गैप को फिक्स न कर पाने की स्थिति में ट्रैप्स लगाने होंगे। सुनुम्बू स्पीयरमैन क्योंगू को कहता है कि ट्रैप सेटअप करते समय मॉन्स्टर कॉप्सेस को जमीन के नीचे डीप दफनाओ। कॉप्सेस काफी डीप होने चाहिए कि एनिमी को नोटिस ना हो। इसी समय मास्टर हर्स्ट वहां पहुंचता है और सुनुम्बू को इन्फॉर्म करता है कि बहुत दिनों बाद इस तरह ग्राइंड किया है। वो अपनी एक इम्पोजिंग फिगर के रूप में नई क्रिएशन लाया है। एक नोटिफिकेशन बताता है, आई जस्ट विटनेस द ऑरा ऑफ अ मास्टरपीस। इट इंक्रीजेस फिजिक एंड मैनर रिकवरी बाय 20% एंड इट इंक्रीजेस ऑल स्टैट्स बाय 1 पॉइंट। इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ द गार्डियन। ये एक प्लेयर क्राफ्टेड आइटम है और रैंक अननोन है। जब मल्टीपल आइटम्स को एक लार्ज टोटम से लिंक किया जाता है तो वो एक सिनर्जी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये आइटम सिर्फ एग्जिस्ट करके 1 किलोमीटर रेडियस के सभी एलाइज को ऑर ऑफ ए इफेक्ट देता है। इफेक्ट्स इस प्रकार है। नंबर 1, सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स बढ़ते हैं। नंबर 2, फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस 100% बढ़ते हैं। नंबर 3, होली शील्ड 200% से रीइंफोर्स होता है और एक ऑटो टरट फीचर मिलता है जो हर मिनट एनिमीज पर पत्थर करने वाली बीम फायर करता है। क्रिएटर ने डिस्क्रिप्शन जोड़ा है जिसमें लिखा है, I don't know what this is. It's terrifying. सुंग वू मास्टर हर्स्ट को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएशन के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, जबकि हानो अभी भी अपनी शील्ड के नुकसान से दुखी है। इसी बीच मेनलैंड चाइना में मुख्य जनरल्स अपनी वॉर स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे हैं। एक जनरल कहता है, एज एक्सपेक्टेड दिस स्ट्रैटेजी इज एन ऑब्वियस प्लॉय। हेड यूनिकॉर्न अपनी फोर्सेस की स्टेटस पूछता है। जनरल कहता है कि प्रिपरेशंस पहले से कंप्लीट हैं। 1 लाख की एक मैसिव आर्मी अनप्रेसिडेंटेड स्केल की तैयार है। हेड यूनिकॉर्न कहता है कि हिज मैजेस्टी एम्परर हमारी सीक्रेट वेपन को लेकर कंसर्न है, चिंता है कि ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो दूसरों से पूछता है कि क्या उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक जनरल इन्फॉर्म करता है कि ये लेयर्ड होली बैरियर्स और ब्लैक टॉर्टाइस की पावर के प्रोटेक्शन में है। भले ही नेक्रोमांसर बोन में हुए एक्सप्लोजन को रिक्रिएट कर दे, सेक्रेट स्टार ऑर्ब को स्क्रैच तक नहीं आएगा। वो हेड यूनिकॉर्न को अश्योर करता है कि नेक्रोमांसर अपने सभी मिनियंस खो देगा और दयनीय रूप से मरेगा। हेड यूनिकॉर्न उन्हें ऑर्डर देता है कि सीक्रेट स्टार ऑर्ब की ट्रांसपोर्ट जल्दी पूरी करो। हम ये विक्ट्री हिज मैजेस्टी एम्पर को डेडिकेट करेंगे। इसी समय सुंग वू और हेड यूनिकॉर्न दोनों सोचते हैं कि उनकी वॉर प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं और वो इस बार अपने एनिमीज को क्रश कर देंगे। फाइनली चाइनीज सर्वर की फोर्सेस वॉर्प गेट्स के थ्रू कोरिया में अराइव होती हैं, जो सिस्टम द्वारा जनरेट की गई हैं। कोरियन फोर्सेस रेडी हैं, लेकिन उनकी नंबर्स ग्रेट चाइनीज आर्मी के सामने कैंडल तक नहीं दिखती। सेम टाइम पर ऑफिशियल चैनल लाइव होता है वर्ल्ड सीजन नंबर 9 ब्रॉडकास्ट करते हुए और करेंटली 9 मिलियन से ज़्यादा लोग इस स्ट्रीम को वॉच कर रहे हैं। स्पीयरमैन क्योंग सू इस ब्रॉडकास्टिंग से स्टार्टल्ड होता है क्योंकि इससे एनिमी को उनकी फ्लीट नंबर्स पता चल सकती हैं।
सुनुंगलू कहता है कि सामने बहुत एनिमीज हैं, लेकिन उसे लगता है कि चाइनीज कुछ फोर्सेस छुपा रहे हैं। हानो चाइनीज साइड पर कुछ हाई टियर गोलम स्पॉट करता है। लीरे कहती है कि ये मंगोलियन सर्वर के गोलम मास्टर से रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए। वो मिक्स में और भी ट्रबलसम गाइज स्पॉट कर सकती है और ऐसा लगता है कि वे एरो एशलॉन का पार्ट हैं। वे जायंट फ्लाइंग हॉर्सेस समन कर सकते हैं और वे इग्नोर्ड डिफेंस स्किल यूज कर सकते हैं जो सोल स्टेट में चार्ज करती है। ये ज़्यादा ऐसी फोर्स है जो फ्लीट फेस करने या कोरियन सर्वर की शील्ड एशलॉन में हैवॉक रेक करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। प्रोसिक्यूटर अपनी शील्ड एशलॉन असेंबल करता है और इस बार वो फुल्ली डिटरमाइंड है एनिमी को अपनी डिफेंसेस ब्रेक करने से रोकने के लिए। प्रोसिक्यूटर काफ़ी ट्रीट और फेलियर फेस कर चुका है। वो ये भी एडमिट करता है कि नेक्रोमांसर जितना सक्सीड करना इम्पॉसिबल है, फिर भी वो अपनी बेस्ट कोशिश करेगा अपने लिमिट से लीप करने की और पहली बार इस जगह डिफेंड करने में सक्सीड करने की। सुनुंग वो जुयुन को इन्फॉर्म करता है कि एम्परर उसके सेम कमांडिंग क्लास का है, जो उन्हें मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंट्रोल करने की अलाउ करता है। मतलब एम्परर की सेम वीकनेस है जो उसकी है। अगर वे एम्परर को गिरा दें तो उनकी पूरी आर्मी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जीसू युन सोनुंगबू से पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो एम्परर की असैसिनेशन करे। सोनुंगबू कहता है कि सही है, उसे बस वो मोमेंट ढूंढना है जब सोनुंगबू और एम्परर फुल फोर्स में एक दूसरे के गले पर उतरे। लीवे को सोनुंगबू की एशलॉन में असाइन किया जाता है क्योंकि उसे अपनी हाई टियर स्पिरिट्स की लोकेशन ढूंढनी है। लीवे फ्लेयर करती है जब उन्हें बताती है कि एक बार उसे स्पिरिट वापस मिल जाए वो उन्हें अपनी रियल कैपेबिलिटीज दिखाएगी। कुछ मिनट्स बाद वॉर ऑफिशियली शुरू होता है और अमेरिकन फ्लीट आसमान की तरफ उड़ान भरता है। चाइनीज प्लेयर्स अमेरिकन फ्लीट के नंबर से थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन उनके जनरल ली उन्हें कॉन्फिडेंस से भरता है, वाइल इन्फॉर्म करते हुए कि उन्होंने इस फ्लीट को हैंडल करने की पहले से प्लान बना ली है। मेन बेस की तरफ सेट ऑफ करने से पहले जनरल अली अपने लोगों को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि नेक्रोमांसर इंसेन ट्रैप्स यूज करने वाला है और उसने पहले से कुछ ट्रैप्स प्लांट किए होंगे। उनमें से एक सोल्जर को न्यूज़ मिलती है कि नेक्रोमांसर शील्ड एशलॉन साइड पर दिखा है। जनरली ये सुनकर खुश होता है क्योंकि नेक्रोमांसर एक्सपेक्टेड तरह से मूव कर रहा है। ये रियलाइज़ किए बिना कि शील्ड एशलॉन उसके स्पेसिफिकली लिए बनाया गया एक जाइंट ट्रैप है। इसी बीच दूसरी साइड सुनोंगवू चाइनीज शील्ड एशलॉन लोकेशन पर पहुंचता है और अपने मियंस समन करता है। हेड यूनिक कॉन्फिडेंट है कि वे होली ऑब यूज़ किए बिना नेक्रोमांसर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज वो एक भी चांस नहीं लेगा और अपने लोगों को होली ऑब एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। कुछ सेकंड्स में हवा में होली ऑब लॉन्च होता है और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो सभी को इन्फॉर्म करता है कि टारगेट एरिया में होली पावर फिल हो रही है। जैसे ही होली ऑब एक्टिवेट होता है, सुनुंगू के सभी मिनियंस जलना शुरू कर देते हैं। एरिया में मौजूद इमेंस होली पावर की वजह से कुछ सेकंड्स में अनडेड मिनियंस वाइप आउट हो जाते हैं, सिर्फ उनकी बोन्स पीछे छोड़ते हुए। इसी बीच दूसरी साइड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में रिपोर्टर आन ऑडियंस को अनडेड आर्मी की न्यूट्रलाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और वो सोचता है कि क्या होली ऑब डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका है। चाइनीज साइड का रिपोर्टर अभी भी कॉकी है क्योंकि उसे लगता है कि चाइनीज सर्वर अब एम्परर की कमांड में इनविंसिबल है। वो अपने एम्परर की ग्रेटनेस के बारे में बोलता रहता है, लेकिन स्क्रीन पर जिजो युन से रिलेटेड कुछ होता है जो रिपोर्टर को शॉक में डाल देता है। पता चलता है कि वैल्किरी ने सरप्राइज अटैक लॉन्च किया है और वो होली ऑब की तरफ जा रही है, लेकिन उसका अटैक होली ऑब के ऊपर डिप्लॉय किए बैरियर द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये फेल्ड अटैक चाइनीज रिपोर्टर को अपने ऑल नोइंग एम्परर की ग्रेटनेस पर और कमेंट्स करने का मौका देता है, लेकिन सेम टाइम पर रिपोर्टर एंड कमेंट करता है कि नेक्रोमांसर कुछ बाहर निकाल रहा है। पता चलता है कि सुनुंगबू ने अपनी लेजेंडरी रैंक्ड बो निकाली है और चाइनीज कमेंटेटर कहता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक बो निकालना यूजलेस है। एरो हेड में कुछ मैना डालने के बाद सुनुंग वू एरो शूट करता है। एरो हेड यूनिट को डॉज करता है और होली ऑब को घेरने वाले बैरियर को टारगेट करता है। शॉर्ट ह्यूमंगस एक्सप्लोजन्स की सीरीज में एंड होता है। चाइनीज कमेंटेटर पहली बार सीरियस होता है क्योंकि अब उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ चाइनीज साइड ने ही नहीं बल्कि हर टाइप की सिचुएशन के लिए थरली प्रिपेयर किया था। रिपोर्टर एंड चाइनीज कमेंटेटर को कोरिया में एक सेइंग बताता है जो कहता है लाइफ फाइटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में है और तुम्हारे एम्परर के पास कोई नहीं है। दूसरी साइड सुनुंगू पिछले अटैक के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड है क्योंकि यमा डिविनिटी ऑब्टेन करने और काउंटर अटैक बफ पाने के बाद उसने बेयरली बो यूज़ करने के लिए ज़रूरी स्ट्रेंथ मैच की। भले ही उसने 1000 कैडी एरो की जगह शेपलेस एरो यूज़ किया, इसकी पावर अभी भी बेयर करना मुश्किल है। चाइनीज आर्मी हेविली होली ऑब पर डिपेंड कर रही थी और उसके डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद उनकी मोरल रॉक बॉटम पर पहुंच गई और वे रिट्रीट करना शुरू करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या आ रहा है। सुनुंगू अबिस से आर्मी ऑफ अपोकलिप्स समन करता है और एनिमी की शील्ड एशलॉन को वाइप आउट करने का ऑर्डर देता है। जनरल ली लाइव स्ट्रीम का यूज करके पूरा इवेंट देख रहा था।
वो जल्दी एम्परर की तरफ दौड़ता है ताकि डिफेंस एशेलॉन की डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट कर सके। जैसे ही वो ग्रेड 1 को कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जो कहता है कि अननोन एनर्जी की वजह से फिजिकल फंक्शंस श्रिंक हो गए हैं और उसके सभी स्टैट्स 4 पॉइंट से रिड्यूस हो गए हैं। ग्रेड 1 जनरल लाई को वार्न करता है कि अगर उसे एम्परर से मिलना है तो मैनर्स दिखाए। ग्रेड 1 थरो बॉडी सर्च शुरू करता है, लेकिन जनरल ली सोचता है कि बॉडी सर्च करने का समय नहीं है। वो जानता है कि उन्हें हर बार करना होता है, लेकिन बैटलफील्ड के बीच में ये कोई सेंस नहीं बनाता। जैसे ही बॉडी स्कैन कंप्लीट होता है, उसे मूव करने की अलाउ की जाती है। रूम में एंटर करने के बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि यू हैव एंटर्ड द मॉज़ोलियम ऑफ चिन शी हुआंग। जनरल ली कुछ रिपोर्ट करने से पहले एम्परर इन्फॉर्म करता है कि उसे पहले से पता है क्या हुआ। एम्परर जनरल ली को बताता है कि हेड यूनिक अभी भी जीवित है और जनरल ली को उसे बताना होगा कि वो जितना होल्ड आउट कर सके करे, भले ही उसे सीक्रेट बुक यूज़ करनी पड़े। उनकी प्लान तभी स्मूथली रन कर सकती है अगर वे पहले एनिमी कैसल कैप्चर कर ले। और जनरल ली कहता है कि वो एम्परर की ऑर्डर्स हेड यूनिक तक पहुंचा देगा। हेड यूनिक साइड सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही और बैटल के बीच में उसे कॉल आता है जो उसे सीक्रेट बुक यूज़ करने को कहता है। वो ये सुनकर गुस्सा होता है, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि नेक्रोमांसर के अगेंस्ट जीतने का ये एकमात्र तरीका बचा है। हेड यूनिक सभी को अपने चारों ओर गैदर होने को कहता है क्योंकि वो एम्परर का कमांड पास डाउन करने वाला है। चाइनीज आर्मी की मोराल छत से ऊपर जाती है क्योंकि वे बिलीव करते हैं कि एम्परर का कोई भी कमांड उन्हें इस सिचुएशन से बचा सकता है। हेड यूनिक एक ऑब्जेक्ट बाहर निकालता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि इस सीक्रेट बुक को यूज़ करने के लिए उसे 100 लोगों का ब्लड और सोल चाहिए। क्योंकि सभी ने एम्परर को लॉयल्टी स्वेयर की है, उनकी सोल्स उसकी हैं। जैसे ही वह सीक्रेट बुक एक्टिवेट करता है, उसकी आंखों से ब्लड बहना शुरू होता है और बुक में मेंशन दूसरे 100 लोगों से भी। नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो इन्फॉर्म करता है कि यू हैव यूज्ड एन अननोन एंशिएंट इनकैंटेशन। ये इनकैंटेशन लिस्ट पर लिखे प्लेयर्स को सैक्रिफाइस करके एक्टिवेट होती है। ब्लीडिंग हेड यूनिक नेक्रोमांसर को सेट करता है टारगेट के रूप में। नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो इन्फॉर्म करता है कि नेक्रोमांसर टारगेट सेट हो गया है और उसका गोल उसे मारना है। पता चलता है कि सीक्रेट बुक ने होली ऑब के रेट्स समन किए जो 333 प्रीस्ट्स सैक्रिफाइस करके बनाए गए थे और अब वे नेक्रोमांसर के अगेंस्ट अपने ग्रजेस रिलीव करेंगे। रेट्स यूनिसन में सुनुंगू को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सुनुंगू इसे हिडन रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब की एनिमी ने पहले अपना हिडन कार्ड प्ले कर दिया। उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची सिवाय अपना हिडन कार्ड रिवील करने के। सुनुंगू अपनी यमा डिविनिटी यूज करता है डेड की सोल्स कॉन्स्क्रिप्ट करने के लिए। रेट्स सुनुंगू से छुटकारा पाने के लिए रश करते हैं ताकि अपनी रिवेंज फुलफिल कर सकें। ब्लीडिंग हेड यूनिक काफ़ी खुश है क्योंकि जल्द ही रेट्स सुनुंगू से छुटकारा पा लेंगे और उसके बिना कोरियन फोर्सेस डोमिनो इफेक्ट की तरह गिर जाएंगी। अचानक कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं और वे चेन्स रिलीज करते हैं जो रेट्स को बाइंड कर सकते हैं। डाइंग यूनिट ये देखकर बिलीव नहीं कर पाता क्योंकि ये नेक्रोमांसर के अगेंस्ट उनका एस था, लेकिन नेक्रोमांसर ने सही टाइम पर कुछ बाहर निकाल दिया। सुनुंगू को नोटिफिकेशन मिलता है कि मैंडेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड टारगेट एरिया में इशू हो गई है। सभी वेंचफुल सोल्स अब उसके कंट्रोल में है। सुनुंगू कहता है कि वो उसे हिडन रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने पहले हिडन कार्ड निकाल दिया। चाइनीज शील्ड एशलॉन की मोरल रॉक बॉटम पर पहुंच गई और वे फ्ली करना शुरू करते हैं। सुनु उनसे पूछता है कि अगर उनके पास कोई और हिडन कार्ड्स नहीं है तो वो इस मैसेकर शुरू कर सकता है। सुनंगू मैंडेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड यूज करके रेट्स को चाइनीज आर्मी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। रेट्स बहुत पावरफुल हैं क्योंकि वे हाई लेवल प्लेयर्स को बस पास करके मार सकते हैं। कुछ मिनट्स में पूरी शील्ड एशलॉन डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले ही सुनंगू ने सोचा था कि एम्परर शील्ड एशलॉन में होगा, जिसकी बेस्ट डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि वो ऐसा टाइप का व्यक्ति है जो पीछे रहता है और अपने अंडरलिंग्स को डर्टी वर्क करने देता है। वो यहाँ नहीं होने का मतलब है कि वो स्पीयर या एरो एशल में है। सुवन टाउन की बैरियर पहले से डिस्ट्रॉय हो रही है। इसी बीच दूसरी साइड बैरियर पल्वराइजर का माना खत्म हो गया, तो जनरल लाई अपने लोगों को बैरियर पल्वराइजर से जोड़ने के लिए नया माना टैंक कनेक्ट करने का ऑर्डर देता है। अमेरिकन फ्लीट बैरियर पल्वराइजर की तरफ लेजर बीम शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर पल्वराइजर के चारों ओर माना शील्ड है। ये बैरियर पल्वराइजर मेनलैंड चाइना की ग्रेटेस्ट फैसिलिटी द्वारा बनाया गया है और उनकी मेनलैंड टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी है। कुछ और शिल्स के बाद वर्ल्ड ट्री के चारों ओर की बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक ऑपरेटर्स जोनाथन केज को इन्फॉर्म करता है कि एनिमी आर्मी के गोलम्स सीज वेपन्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जोनाथन सभी एयरशिप्स को गोलम्स को टारगेट करने का ऑर्डर देता है। अमेरिकन फ्लीट की कंबाइंड अटैक्स से कई गोलम्स ग्राउंडेड हो जाते हैं, लेकिन गोलम्स डैमेज इग्नोर करते हुए प्योर नंबर्स से पुश करते रहते हैं। इस केओस का एडवांटेज लेते हुए मंगोलिया की फ्लाइंग हॉर्सेस एयरशिप्स की बैरियर्स इनफिल्ट्रेट करना शुरू करती हैं।
फ्लाइंग हॉर्समैन सोल स्टेट यूज़ करके शिप की बैरियर इग्नोर करके इन्फिल्ट्रेट करते हैं। कुछ मिनट्स में उन्होंने एयरशिप नंबर 11 डिस्ट्रॉय कर दिया। वेसल नंबर 9 को इंजन में क्रिटिकल डैमेज हुआ और वेसल नंबर 17 ऑफ कोर्स जा रहा है। अचानक फ्लाइंग हॉर्स राइडर में से एक का सर काट दिया जाता है। पता चलता है कि जी सो युन ने एरो एशलॉन की टेलीपोर्टेशन यूज करके इस बैटलफील्ड में मूव किया। सभी फ्लाइंग कैवलरीमैन यूनिज्म में जिजो युन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिजो युन ऑड्स इवन आउट करने के लिए अपने आयनहार समन करती है। आयनहार एनिमी के लिए बहुत स्विफ्ट है क्योंकि वे लगातार फ्लाइंग हॉर्स राइडर्स को इनकैपेसिटेट करते रहते हैं। उनके कैप्टन सभी को मूव बैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो उन्हें खुद खत्म करेगा। नेता इनकमिंग आइनहार्स की तरफ एक छोटा स्पीयर फेंकता है। स्पीयर पर गाइगेंटिफिकेशन स्किल अप्लाई है जो उसे बड़ा और तेज बनाती है और ये 3 आइनहार्स के थ्रू पियर्स कर जाता है। स्पीयर अगला जिजुयुन को हिट करने वाला है। अचानक वो फ्लाइंग हॉर्समैन नेता के ठीक पीछे अपीयर होती है और कहती है कि एरो मुझे हिट करने के लिए बहुत स्लो है। पता चलता है कि उसने तिलारिया शूज ऑफ फर्मीज यूज की। ये मिथिकल रैंक शूज है। ये एजिलिटी स्टैट 10 से, वाइटैलिटी स्टैट 2 से, मूवमेंट स्पीड 200% से और फ्लाइट स्पीड 300% से इंक्रीज करती हैं। यूजर टेम्परेली गैस फॉर्म में एंटर कर सकता है और इसका कूल डाउन 10 मिनट्स है। पता चलता है कि ये आदमी मंगोलियन सर्वर का नंबर 1 रैंक प्लेयर है और वो कोरियन सर्वर की फेमस ब्लेड्स वुमन के बारे में अच्छे से जानता है। इसी बीच दूरी साइड चाइनीज़ आर्मी कोरियन कासल की काफ़ी तरफ एडवांस कर चुकी है और जनरल ली अपने लोगों को असॉल्ट रोकने का ऑर्डर देता है। ग्रेट वन चाइनीज़ आर्मी के सेंटर की तरफ बढ़ता है और उसके पास किसी तरह का आइटम है। वो चाइनीज़ आर्मी के हार्ट में एक ह्यूज बॉक्स रखता है और सोल्जर्स घुटनों पर गिर जाते हैं। एक बार ग्रेट वन बॉक्स खोलता है, ये बहुत सारा प्रेशर रिलीज करता है और कुछ सोल्जर्स इसमें बह जाते हैं। एम्परर पेक्यूलियर बॉक्स से बाहर आता है। ये पहली बार है जब कोरियंस ने एम्परर को देखा है। वार्निंग मैसेज पॉपअप होता है जो सभी को इन्फॉर्म करता है कि अल्टीमेट एम्प्टी सोल्जर कमांड टारगेट एरिया में ओपन हो गई है। बहुत सारे गेट्स ओपन होते हैं और टेराकोटा आर्मी उनसे बाहर आती है। टेराकोटा के नंबर्स अनकाउंटेबल हैं और वे सभी प्रोफेशनल प्लेयर्स के सेम लेवल पर दिखते हैं। कोरियंस शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि सिर्फ एक व्यक्ति इतनी बड़ी नंबर ऑफ बीइंग्स को कंट्रोल कर रहा है। प्रोसिक्यूटर अपने लोगों को कहता है कि वरी मत करो क्योंकि उनकी साइड पर कोई है जो मिनट में ये नंबर्स निकाल सकता है। पता चलता है कि सुनुंगू सही टाइम पर वापस पहुंच गया। वो इतनी बड़ी नंबर्स ऑफ टेराकोटा सोल्जर्स देखकर अमेज्ड है। लीवे कहती है कि उनका ओनर इन सभी को पहले से बना रहा होगा और पता नहीं कि क्या वो अभी भी और बना रहा है। ये नंबर्स सुनुंग वू के लिए भी सीरियस थ्रेट हैं और वो इसे ड्रैग नहीं कर सकता। सुनुंग वू लीवी से पूछता है कि क्या वो रिकवर नहीं कर पाई। पता चलता है कि शील्ड एशलॉन डाउन करने के बाद उसे अपनी स्पिरिट्स मिल गई। लीवी इन्फॉर्म करती है कि वे कंटामिनेटेड हो गई थी। तुरंत कंप्लीट स्टेट में रिकवर करना इम्पॉसिबल है लेकिन वो फिर भी लड़ेगी क्योंकि वो एम्परर से अपना रिवेंज चाहती है। वो सोच रही है कि वो उसका फ्लैश उतार देगी और सिर्फ उसकी बोन्स छोड़ेगी। दूसरी तरफ एम्परर ने उन्हें भी डिटेक्ट कर लिया है और वो कहता है कि उसे देखने की सजा देगा। एम्परर लाइट एट्रीब्यूट की स्किल यूज करता है। वो बहुत सारी लाइट स्ट्रिंग्स रिलीज करता है। लीवे संग वू को वार्न करती है कि केयरफुल रहे क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग्स पकड़ लें तो वो कंट्रोल हो सकता है। कंक्रीट से बना एक जायंट जमीन से बाहर आता है। वो सुनुंगू की तरफ बहुत सारे ह्यूज स्टोन चंक्स फेंकता है। ये सुनुंगू के लिए सबसे वर्स्ट मैचअप है क्योंकि गोलम को हराने के बाद वो उसे रिवाइव भी नहीं कर सकता। लीवे अपनी स्पिरिट यूज करके गोलम को एक जगह बाइंड करती है। एक बार गोलम एक जगह होता है, बोन ड्रैगन उसे उसके हेड से पकड़ लेता है। फिर वो उसे फुल फोर्स में टेराकोटा आर्मी की तरफ फेंकता है। सुनुंगू मिड टियर टेराकोटास मारने पर 3000 गोल्ड कॉइन्स और हाई रंकड गोलेम टेराकोटा फिनिश करने पर 10,000 गोल्ड पाता है। लीवे बहुत सारे टेराकोटा गोलेम्स की मूवमेंट फ्रीज करती है और सुनु को वाइवर्न्स यूज करके उनसे छुटकारा पाने को कहती है। अपनी प्रेशियस स्पिरिट्स वापस पाने के बाद लीवे हाई स्पिरिट्स में है। जनरल ली अपने लोगों को कैसल वॉल्स गिराने का ऑर्डर देता है जबकि एम पेरोर ई नेक्रोमांसर फेस ऑफ करता है। मंगोलियन रैंकर और उसके लोग जिजुयुन से डील करने में स्टक है लेकिन उसे जल्दी फिनिश करके दूसरी एडवांसिंग फोर्सेस में ज्वाइन करना है। इसी बीच दूसरी साइड स्पीयरमैन क्योंगसो अपने लोगों को स्टैचू रिवील करने का ऑर्डर देता है। ये गार्डियन की स्टैचू है जो टारगेट एरिया में बीइंग ऑफ एडमिरेशन इफेक्ट इंड्यू करती है। ये सभी स्टैट्स 10 पॉइंट्स से मैजिक रेजिस्टेंस 100% से इंक्रीज करती हैं और 200% होली बैरियर ग्रांट करती हैं। नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो स्टेट करता है कि गार्डियन की स्टैचू हर एक मिनट में पेट्रिफिकेशन बीम फायर करती है। गार्डियन की स्टैचू अपना हेड मंगोलियन फ्लाइंग हॉर्समैन यूनिट की तरफ टर्न करती है। बहुत सारे प्लेयर्स पेट्रिफिकेशन बीम से हिट होते हैं
ज़्यादातर फ्लाइंग हॉर्समैन पेट्रिफाइड होकर ज़मीन पर गिरते हैं, जबकि कुछ के बॉडी पार्ट्स पेट्रिफाइड हो जाते हैं। मंगोलियन रैंकर अपने लोगों को स्टैचू की तरफ सारे बॉम्ब्स फेंकने का ऑर्डर देता है, इससे पहले कि वो फिर से बीम फायर करे। स्पीयरमैन क्यांगू मेज यूनिट को गार्डियन की स्टैचू के चारों ओर बैरियर डिप्लॉय करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मेज उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ये बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि सभी बॉम्ब्स यिसुयुन द्वारा इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। ये देखने के बाद फ्लाइंग हॉर्समैन डेस्परेट हो जाते हैं और जिजुयुन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ लीप करते हैं। कुछ सेकंड्स में जिजुयुन कंप्लीटली सराउंड हो जाती है और मंगोलियन रैंकर कहता है कि क्लोज डिस्टेंस पर तुम हमारे कुछ नहीं कर सकते। जिजुयुन अपनी इन्वेंट्री से कुछ पिक करती है, फिर वो फ्लाइंग हॉर्समैन की तरफ बॉम्ब्स की वॉली थ्रो करती है। फ्लाइंग हॉर्समैन यूनिट का ज़्यादातर हिस्सा उस एक्सप्लोजन्स की सीरीज में न्यूट्रलाइज हो जाता है। जनरल ली और उसके लोग एयर से सीज सपोर्ट करने वाले फ्लाइंग हॉर्समैन का अंत विटनेस करते हैं। अचानक वो अपने लोगों के बीच विस्पर्स सुनना शुरू करता है, जो कह रहे हैं कि हम जानते हैं नेक्रोमेंसर स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि वॉल्क्री इतनी स्ट्रांग हुई और इसी रेट से वे ये वॉर हार सकते हैं। जनरल ली अपने लोगों की स्पिरिट लिफ्ट करने की कोशिश करता है, कहकर कि वे हारेंगे नहीं। वो अपने लोगों को देखने को कहता है कि उनका एम्परर इस मोमेंट पर भी सोल्जर्स निकाल रहा है। वो अपने लोगों को कहने ही वाला था कि एम्परर नेक्रोमैंसर को फिनिश करने तक होल्ड आउट करे, लेकिन अचानक उसे नीचे से क्रैकलिंग साउंड आई। पता चलता है कि सुनुंगू ने कॉप्स एक्सप्लोजन यूज की कॉप्सेस पर, जो उसने स्पेयरमैन कियांग सू को जमीन के बहुत नीचे छुपाने का ऑर्डर दिया था। चाइनीज आर्मी का एक ह्यूज चंक उन एक्सप्लोजन्स में बह गया। सुनुंगू ने सीक्रेटली इन कॉप्सेस में माना एम्ब्यू की थी, ताकि कोई न जान सके कि वो क्या कर रहा है, और इसने पे ऑफ किया। सुनु सैलामेंडर समन करता है और वो अच्छे से जानता है कि लास्ट एक्सप्लोजन के बाद भी एम्परर जिंदा होगा, तो वो जल्दी उसकी खोज में एरिया सर्वे करता है। कुछ मिनट्स बाद वो कॉप्स एक्सप्लोजन से इग्नाइट की गई फ्लेम्स की सी में एम्परर को ढूंढने में कामयाब होता है। सुनंग वू अपनी ग्रिम रीपर साइट को मैक्सिमम रेत बम्बार्डमेंट से इम्ब्यू करता है। फिर वो एम्परर पर बम्बार्डमेंट करता है, लेकिन एक बैरियर बम्बार्डमेंट को ब्लॉक करता है। फिर भी एम्परर बम्बार्डमेंट के आफ्टरशॉक की वजह से अपना फुटिंग खो देता है और सुनुंगू अपने नेक्स्ट अटैक से एम्परर फिनिश करने का डिटरमाइंड है। एम्परर अपनी होली स्ट्रिंग स्किल यूज करता है। स्ट्रिंग्स सुनुंग वू को कंट्रोल करने की तरफ आ रही हैं, लेकिन सुन वू विंटर प्रेडेटर निकालता है और ये स्ट्रिंग्स को फ्रीज करने में कामयाब होता है। फिर वो जल्दी इस मोमेंट को सीज करता है एम्पर की तरफ रश करने के लिए। सुनो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाता है एम्पर को आधा काटने में। ये एक टेराकोटा निकला और उसकी एक आई रेड ग्लो कर रही है, जिसका मतलब है कि ये एक्सप्लोसिव एनर्जी से इम्ब्यू है। सुनु अपने बर्ड समन करता है जल्दी रिट्रीट करने के लिए, इससे पहले कि वो एक्सप्लोजन में फंस जाए। एम्परर नूब नहीं है, उसने अपने टेराकोटा के चारों ओर बैरियर्स भी लगा दी ताकि ये रियल लगे। उसे जल्दी एम्परर का मेन बॉडी ढूंढना है, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच रहा होता है, एक स्ट्रॉन्ग व्हर्लविंड उसकी तरफ आता है। कुछ ही टाइम में वो मल्टीपल व्हर्लविंड से सराउंड हो जाता है। सोनू ट्वाइलाइट रेड यूज करके बमुश्किल इस अटैक से बाहर निकलता है। वो नोटिस करता है कि वो विंड टाइप अटैक्स कॉफिन के पास की वुमेन द्वारा जनरेट किए गए थे। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डिविनिटी होनी चाहिए और उसे उसके आसपास केयरफुल रहना होगा। वो कुछ क्लाउड्स फॉर्म करती है और बारिश शुरू होती है और ज़मीन पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। सुनु को उसकी क्लास के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो क्लाउड्स, विंड और वाटर तीनों को एक साथ कंट्रोल कर रही है। इसके ऊपर से सुनुंग वू अभी एनिमी की बेस के बीच में स्टक है। सुनुंग वू अभी के लिए फॉल बैक करता है और सब कुछ स्क्वायर वन पर वापस आ जाता है, क्योंकि वो एम्परर फिनिश करने में फेल हो गया। सुनुंग वू के रिट्रीट करने के बाद असली एम्परर बाहर आता है। वो कहता है कि नेक्रोमांसर उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हैसल था। वो ग्रेट वन को ऑर्डर देता है कि वे अपनी प्लान बदल रहे हैं। वे नेक्रोमांसर ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करने से पहले कैसल वॉल्स पर कब्जा कर लेंगे। एम्परर ग्रेट वन को ऑर्डर देता है कि तब तक नेक्रोमांसर को हैंडल करे, और वो कहती है कि वो खुशी से उसकी बिहाफ पर उसे मार देगी। एम्परर उसे वार्न करता है कि पूरी वर्ल्ड अभी उन्हें देख रही है, वो नेक्रोमांसर खुद फिनिश करेगा, उसे बस इंटेंडेड तरह से मूव करना है। वॉर एक ग्रेट नेशन मैनेज करने जैसा है, एक भी मूव उसके इंटेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एम्परर दो वेपन्स समन करता है जो एक्चुअल रिलिक्स हैं, और उसके टेराकोटा वॉरियर्स उन्हें इक्विप करते हैं। रिलिक लिंक स्किल के थ्रू एक टेराकोटा लेजेंडरी वॉरियर बन जाता है, गुआन यू युंग चोंग, जबकि दूसरा लू बू बनता है। ये कहकर एम्परर कैसल वॉल्स की तरफ मार्च करना शुरू करता है और उसे ऑर्डर देता है कि नेक्रोमांसर को स्टॉल करे, ताकि वो उसके शैडो के पास भी ना आ सके। सुनुंगू ने इतने सारे टेराकोटा डिस्ट्रॉय किए और चाइनीज आर्मी का एक ह्यूज चंक फिनिश कर दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एम्परर कैसल वॉल्स की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एम्परर को लगता है कि कैसल वॉल्स पर जाना आसान है। लिवाई पूछती है कि क्या हमें पहले उसे रोकना चाहिए,
लेकिन सुनंगू जवाब देने से पहले दो वर्लविंड्स उनकी तरफ आते हैं। जब वे उससे भाग रहे होते हैं, लीवी पूछती है कि कौन ये स्किल्स यूज कर रहा है, और सुनंगू उसे क्लाउड्स, विंड और वाटर कंट्रोल करने वाली वुमन के बारे में इन्फॉर्म करता है। लीवे सुनंगू को इन्फॉर्म करती है कि ये वही वुमन है जिसने उसकी स्पिरिट्स को स्पिरिट रिचुअल चेस्ट में लॉक किया था। वो एम्परर की स्ट्रॉन्गेस्ट सबॉर्डिनेट्स में से एक है और उसके पास एक डिविनिटी है। वुमन उनके पास आती है जब उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वे यहाँ से पास नहीं कर सकते। सुनुंगू उसे कहता है कि टाइम वेस्टर के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है। सुनुंगू लेवाई को इन्फॉर्म करता है कि वे पहले उसकी डिविनिटी फिगर आउट करेंगे। एक बार उन्हें उसकी डिविनिटी के बारे में पता चल जाए, वे उससे डील कर सकते हैं। ग्रेट वन कहती है कि नेक्रोमांसर के पास दो डिविनिटीज हैं और वे अनुबिस और यामा है। सुनुंगू सोच रहा है कि शायद इस वुमन के पास कोई स्किल है जो डिविनिटीज को देख सकती है, और उसने उनकी डिविनिटी फिगर आउट करने से पहले ही उनकी फिगर आउट कर ली। सुनुंगू यमा डिविनिटी यूज करके रेत समन करता है, लेकिन फीमेल प्लेयर कहती है कि तुमने दो यूजलेस डिविनिटीज कलेक्ट की हैं और गॉड ऑफ डेथ उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। उसने वर्लविंड अटैक यूज की जो रेट्स और फॉर्मलेस गोस्ट्स के अगेंस्ट भी काम करती है। इसका मतलब है कि उसकी डिविनिटी की पावर इटसेल्फ अनडेड के अगेंस्ट इफेक्टिव है। वो प्राउडली इन्फॉर्म करती है कि ग्रेट एम्परर द्वारा उस पर बिस्टो की गई पावर होली ड्रैगन है। ये उनकी जैसी कोई ट्राइफलिंग डिविनिटी नहीं है। सुनुम वू और लीवी सोचते हैं कि ये वुमन एक इडियट है क्योंकि उसने खुद अपनी डिविनिटी रिवील कर दी। सुनुंगू सभी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड समन करता है जब उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने ये प्रेशियस इन्फॉर्मेशन रिवील करके एक मेजर मिस्टेक की है। सुनुंगू फिर खुद को और अपने मिनियंस को ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड्स ग्रिप करता है और कहता है कि एक अच्छी ड्रैगन हंट होने वाली है। सुनुंगू टीम प्ले के थ्रू सिनर्जी इफेक्ट पाता है। उसने एक हिडन ड्रैगन एक्सपेडिशन सिनर्जी बनाई। ये एक वेपन टाइप सिनर्जी है। इसमें टीम में 3 या ज़्यादा ड्रैगन स्लेयर टाइप वेपन्स इक्विप्ड होने की ज़रूरत है। ये ड्रैगन क्लास पर अटैक करते समय 200% एडिशनल डैमेज प्रोवाइड करती है। ये हर टाइप की ब्रेथ रेजिस्टेंस 200% से इंक्रीज करती है। ये स्किल बेरर तक लिमिटेड है। ये ड्रैगन फियर रेजिस्टेंस 200% से इंक्रीज करती है। ग्रेट वन फ्यूरियस हो जाती है क्योंकि वो इस आउटलैंडर को रियल चाइनीज हॉरर सिखाना चाहती है। वो एक बार में जितनी वर्लविंड्स समन कर सकती है उतनी मैक्सिमम वर्लविंड्स समन करती है, और उनकी इंटेंसिटी छत से ऊपर है। लेवाई कहती है कि ये वुमन पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है और अगर वो उससे लड़ती है तो उसकी स्पिरिट्स जल्दी बाइंड हो जाएंगी। सुनो लेवे को फॉल बैक करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने मिनियंस के साथ आगे बढ़ेगा। सुनुंग वू राइटी और डेथ नाइट के साथ सीधे चाइनीज रैंकर की तरफ बढ़ता है। इस बीच दूसरी साइड अमेरिकन फ्लीट इनकमिंग चाइनीज आर्मी पर यूनिजन ने फायर कर रहा है। फ्लीट का बॉम्बार्डमेंट बड़े स्केल पर है और कई टेरन चाइनीज प्लेयर्स साथ में फंस जाते हैं। टेराकोटा का एक ह्यूज पोर्शन लास्ट बॉम्बिंग में डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उनकी नंबर्स रिप्लेनिश्ड होती रहती हैं। स्पीयरमैन कियांगू सभी को टेराकोटा पर नॉन स्टॉप बॉम्ब करने का ऑर्डर देता है, और अगर ये टेराकोटा करीब आ गए तो वे आसानी से उनकी डिफेंसेस तोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद टेराकोटा कैसल वॉल्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और चढ़ना शुरू करते हैं। जमीन से ह्यूज हैंड्स बाहर आते हैं जो एम्परर को उठाते हैं। कोरियंस जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि एम्परर खुद दिखा है। एम्परर बहुत सारी स्ट्रिंग्स रिलीज करता है और कोरियंस पहले से जानते हैं कि अगर ये स्ट्रिंग्स उनसे अटैच हो गई तो वे कंट्रोल हो जाएंगे। प्लेयर्स की जगह स्ट्रिंग्स गार्डियन की स्टैचू की तरफ जाती हैं। एक बार स्ट्रिंग्स स्टैचू से खुद को अटैच कर लेती हैं, ये एम्परर के कमांड में आ जाती है। स्टैचू पेट्रीफाइंग बीम यूज करके कुछ कोरियन प्लेयर्स को पेट्रीफाई करता है। कोरियन सोच रहे हैं कि एम्परर पर सब कुछ झोंक दें, लेकिन हनो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वे इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये रियल है क्योंकि जिससे सुनुम वू लड़ा था वो भी फेक था। एक बार फाइट शुरू हुई, कोरियंस ने रियलाइज किया कि उनके बफ्स खत्म हो गए थे और उनके एनिमीज भी स्ट्रॉन्गर हो गए थे। प्रोसिक्यूटर कहता है कि रियल हो या फेक, हमें एम्परर और जिजू यून को निकालना होगा। जिजू यून इन्फॉर्म करती है कि वो उसे हैंडल करेगी। प्रोसिक्यूटर अपनी डिविनिटी भी एक्टिवेट करता है। वो अब गार्डियन की स्टैचू डिस्ट्रॉय करेगा और कैसल वॉल्स प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रिंग्स की वजह से स्टैचू फ्रीली मूव कर सकता है और ये क्रूसेडर्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रोसिक्यूटर सभी को स्टैचू से दूर रहने का ऑर्डर देता है क्योंकि वे बॉम्बार्डमेंट से इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। एयरशिप स्टैचू पर फायर करते हैं, लेकिन ये शील्ड यूज करके फायर को ब्लॉक करता है। गार्डियन के स्टैचू ने एयरशिप की तरफ अपना स्पीयर फेंका और ये आसानी से उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया। प्रोसिक्यूटर अब अच्छे से जानता है कि यह स्टैचू मूव करना शुरू करने के बाद एक इनविंसिबल एनिमी बन गया है। मास्टर हर्स्ट और ब्लैकस्मिथ्स ने इसे बहुत स्टडी बना दिया। अचानक हुनहो बाहर आता है और दूसरों को रास्ते से हटने को कहता है।
फिर वो गार्डियन की स्टैचू पर गोस्ट डैगर और फेटल डेक्सटेरिटी रिंग यूज करके फ्यूरियसली अटैक करता है। गोस्ट डैगर एक हीरोइक रैंक डैगर है। जब डैगर स्विंग की जाती है तुम एक गोस्ट ब्लेड फायर कर सकते हो, जो एक ब्लेड के आफ्टर मॉडल है, और इसका कूल डाउन 10 सेकेंड्स है। फेटल डेक्सटेरिटी एक लेजेंडरी रैंक रिंग है। ये वन हैंडेड वेपन्स का अटैक 20% से इंक्रीज करती है। डैगर क्रिटिकल चांस जब माना इंजेक्ट की जाती है 50% से इंक्रीज होती है। मास्टर की डेक्सटेरिटी और हैंड मूवमेंट 1 मिनट के लिए 300% से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। हानो ने स्टैचू से अपनी अकिलीज शील्ड निकाली। प्रोसिक्यूटर अब एक आइडिया पा जाता है कि वो इस स्टैचू को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। गार्डियन की स्टैचू स्किल्स के थ्रू वेरियस आइटम्स कनेक्ट करके बनाई गई है। वे इसे रोक सकते हैं अगर वे आर्मर डिस्ट्रॉय करें और आइटम्स रिप करें। सभी स्टैचू डिस्ट्रॉय करने और उसके आइटम्स खुद लेने के लिए पम्प अप होते हैं। कोरियंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि स्टैचू पेट्रिफिकेशन बीम फायर करने वाला है। प्रोसिक्यूटर स्टैचू के फेस पर क्रॉस स्पीयर यूज करता है पेट्रिफिकेशन बीम ब्लॉक करने के लिए। ये सक्सेसफुली पेट्रिफिकेशन बीम ब्लॉक करता है और प्रोसिक्यूटर दूसरों को इन्फॉर्म करता है कि उसने इसे स्टॉप करने के लिए लाइट एट्रीब्यूट अटैक यूज किया और उनके पास अगली पेट्रिफिकेशन बीम फायर करने तक कुछ टाइम है। गार्डियन की स्टैचू हनहो को अपने स्पीयर से पियर्स करने की कोशिश करती है। हनहो अकेले शील्ड यूज करके इसे ब्लॉक करने में कामयाब होता है। अनसियो स्टैचू की तरफ रश करता है और हनो से कहता है कि स्पीयर को थोड़ा और होल्ड करे। फिर वो पावरफुल किक से स्टैचू का हेलमेट तोड़ देता है। ईजिस शील्ड हेलमेट से बाहर गिरती है और अब स्टैचू पेट्रिफिकेशन बीम यूज नहीं कर पाएगा। हनहो पुश बैक हो जाता है और दूसरों को हेड पर एम करने को कहता है। एनी गू हेड तोड़ने के लिए मैना इन्फ्यूज्ड अटैक यूज करता है। सेम टाइम पर प्रोसिक्यूटर क्रॉस स्पीयर यूज करता है और ये स्टैचू का हेड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फाइनली स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारे पावरफुल आइटम्स उससे बाहर गिरते हैं। प्रोसिक्यूटर सोच रहा है कि सुनुंग वू और जिरू युन उसे रैंकिंग्स में पीछे छोड़ गए, लेकिन उनकी एब्सेंस में कैसल वॉल्स डिफेंड करने के लिए वो काफ़ी है। अचानक उसे पीछे से दो पावरफुल प्रेजेंसेस अप्रोच करती हुई महसूस होती हैं। इसी बीच दूसर साइड ग्रेट वन फुल स्विंग में सुंगवू की तरफ जा रही है। वो कहती है कि उनकी एफर्ट्स यूजलेस हैं और वे चाहे कुछ भी करें इस वर्ल्डविंड वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते और सुंगू को बस वहीं टाइट बैठे रहना चाहिए। सुनु अब अच्छे से जानता है कि वो बस उसे सीज में ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश कर रही है। सुनुंगू उसे कहता है कि वो वर्ल्डविंड वॉल क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसा टाइप है जो पहले अपने मिनियंस को डेंजरस काम करने देता है। अचानक उसके ऊपर एबिस ओपन होता है और मिनियंस आसमान से गिरना शुरू करते हैं। ग्रेट वन खुद को वर्ल्डविंड में एनवेलप करती है जब वो सोचती है कि होली ड्रैगन की विंड्स को कुछ ब्रेक नहीं कर सकता। डेथ नाइट वर्ल्डविंड के थ्रू ब्रेक करने में कामयाब होता है और उसे स्टैब करता है ये कहते हुए कि उसे होली के बारे में नहीं पता, लेकिन वो ड्रैगन से जुड़ी किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकता है। वो डेथ नाइट को फेंक देती है इससे पहले कि वो कोई और डैमेज कर पाए। अब राइटी की टर्न है जो डिफ्लेक्शन यूज करके स्ट्रॉन्ग गस्ट्स ऑफ विंड को डिफ्लेक्ट करता है। फिर वो वर्लविंड स्लैश यूज करके उसे बीच से काटता है। सुनुंगू ग्रेट वन की तरफ बढ़ता है क्योंकि विंड्स सबसाइड हो गई हैं। वो कहती है तुम एक ईविल बास्टर्ड हो, और सुनुंगू रिप्लाई करता है कि मेरे पास उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। सुनो अपनी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड निकालता है जब उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी बोन कलेक्टिंग हॉबी है और वो सोच रहा है कि इस बार उसे कुछ अच्छा मिल सकता है।